अबू हाशिम आज़मी साहब जो उस वक्त टाडा में गिरफ्तार हुए थे और रिहा हुए, तो उन्होंने बम्बई में समाजवादी पार्टी फॉर्म की। अबू हाशिम आज़मी साहब से काफ़ी लोगों के डिस्प्यूट हुए। मुझे मालूम हुआ कि एज अ कॉरपोरेटर मैंने वहाँ के लोगों को काफ़ी हेल्प किया था। मैंने ट्रॉम्बे होते, नवाब मलिक को जानता भी नहीं था ट्रॉम्बे में कोई भी। वो इलाका जितनी मस्जिदें थी सबका डेवलपमेंट हुआ, सबका रिनोवेशन हुआ, सबका रिपेयर हुआ, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की उनको अप्लाई करती है वो, ताकि मैंने बनवाया। मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत धमकियाँ आई, बहुत प्रेशर आया। इलेक्शन लड़ोगे और ये अगर कशिश पटेल हार गया तो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आज गली न्यूज़ का ये सेकंड पॉडकास्ट है। एडवोकेट ईसु पपरानी जी हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं। और एडवोकेट ईसु पपरानी को कौन नहीं जानता, एक मुस्लिम समाज में एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। कांग्रेस में इनके सीनियर लीडर रह चुके हैं और 2 टाइम कॉरपोरेटर रह चुके हैं, 1 टाइम एमएलए रह चुके हैं, म्हाडा के जो है चेयरमैन रह चुके हैं, म्हाडा के चेयरमैन रह चुके हैं। बात करते हैं ईसु पपरानी जी से। ईसु पपरानी जी, वेलकम टू हमारे पॉडकास्ट। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारी शान बढ़ाई यहाँ पर आके। ईसु भाई, ये पॉडकास्ट है, इसमें थोड़ी सी खुल के बातें होती है और मज़ेदार बातें होती है। ये रोक टोक नहीं है, तो आप इजी रहिए, मतलब कुछ भी रोक टोक सवाल नहीं रहेगा और एकदम इजी सवाल रहेंगे। और आपको अगर कोई सवाल स्किप करना हो जवाब, तो आप स्किप करते हो। मैंने कल आपको स्टडी किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी आपके बारे में। बहुत कम आपका सोशल मीडिया पे जो है वो प्रेजेंस है। आपने एसएससी जो है हबीब हाई स्कूल से किया है, आपने 1972 में किया है, 1977 में बीएससी किया है महाराष्ट्र कॉलेज से, और आप 1980 में एलएलबी की है। बहुत सारी चीज़ें आगे आई, जैसे आप आगे बढ़ते गए, जैसे आपने बॉम्बे पिक्चर के खिलाफ उठाया, उससे आपको बहुत फेम मिला, जो पॉलिटिकल्स में आपका नाम हो गया। उसके बाद आपने वो इस्माइल यूसुफ कॉलेज के लिए एक आंदोलन किया। फिर आप बहुत सुर्खियों में आए जब आपने किसी बीएमसी ऑफिसर को धक्का का या मार दिया या कुछ भी कर दिया, दादागिरी कर दी है। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में गई। फिर आपने यूनिवर्सिटी को घेराव कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ईसु भाई, कुछ ऐसी बात करेंगे जो लोग सुनना चाहते हैं कि क्या है ईसु पपरानी, कैसे रहते हैं। तो हमें सब में पहले हमारा सवाल शुरू होता है, थोड़ा मुख्तसर, मतलब शॉर्ट में बोलिए ताकि फटाफट हो जाए। ईसु पपरानी का हबीब हाई स्कूल का दौर क्या था? क्या वो बैक बेंचर थे कि फ्रंट बेंचर थे या मिडिल बेंचर थे? नहीं, मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था और बहुत ही मेहनत करता था और पढ़ने में बहुत अच्छा था। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुरू के दौर से मैंने पढ़ना, लिखना और मेहनत करना शुरू किया था। मेरे फादर एडवोकेट, चाचा एडवोकेट, तो घर का माहौल भी यही था जी। और कॉलेज में कैसे थे? मैं कॉलेज में बहुत अच्छा इसलिए था कि मुझे मिस्टर महाराष्ट्र का अवार्ड मिला था। वो किसको मिलता है? जो लड़का पढ़ने में बेहतर है, स्पोर्ट्स में बेहतर है और बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है उसमें। तो मैं सॉन्ग्स गाता था, मैं कैरम चैम्पियन था, बैडमिंटन चैम्पियन था और हर स्पोर्ट्स खेलता था। तो बैडमिंटन में बहुत अच्छा था मैं। तो वो हिसाब से मतलब स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर था और कॉलेज का जीएस था मैं। अच्छा, उधर भी लीडर था? वहाँ इलेक्शन लड़ा, 2 बार जीता और माशाल्लाह काफ़ी दोस्त साथ में थे। और बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ ब्राइट स्टूडेंट, मतलब लोगों में काफ़ी अच्छा था। लॉ कॉलेज के बारे में बताइए। लॉ में भी मतलब केसी लॉ कॉलेज उस टाइम केसी लॉ का बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ 7 सब्जेक्ट थे। तो 2 सब्जेक्ट में, लेबर लॉ में और शायद आईपीसी में, मैं पूरे यूनिवर्सिटी में नंबर 1 था। अच्छा। या नंबर 2 था। बहुत पुरानी बात है, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट लिया था मार्क्स। उस टाइम तो ऑप्शन वो था ना, टिक करो पास हो जाओ। नहीं, वो टाइम पे तो थ्योरेटिकल नहीं था। नहीं, डिटेल क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन होता था 15 मार्क्स का। आप अच्छे में अच्छा लिखो, आपको 7 या 8 या 9 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। आप एलएलबी कर लिए 1980 में। आपके वालिद साहब का बताइए, वो क्या करते थे? मेरे फादर भी एडवोकेट थे, मेरे अंकल भी एडवोकेट थे और दोनों प्रैक्टिस में भी थे। तो उसमें हमारी ऑफिस भी थी, लॉ फर्म थी। तो मैं वकील बन के वहीं बैठना शुरू किया मैंने जी। मैं कहाँ बैठते थे वो? नाखुदा मोहल्ला। ठीक है। और मैं सिर्फ 6 महीना मैं किसी जूनियर सीनियर के पास था। एक हमारे सीनियर थे, अब्बा के दोस्त थे, उनके पास था 6 महीना। उसके बाद 6 महीने के बाद मैंने अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू। सब में पहला केस आपने कौन सा लड़ा? सबसे पहला केस तो एक हमारे डोंगरी में रंगारी था। रंग करने वाला, कपड़े पे रंग करने वाला। तो उसको टेरेस दी गई थी यूज़ करने के लिए।
फिर बाद में लैंडलॉर्ड की उनकी नाराज़गी हुई तो सबसे पहला केस मैंने उसके खिलाफ लड़ा और खाली कराया उसको। अच्छा, सिविल। सिविल। अच्छा, उसके बाद क्रिमिनल केस सब में पहले कौन सा? नहीं, क्रिमिनल केस तो बहुत सारे लड़ा नहीं, लेकिन जो केस सिविल से जुड़े होते थे ना, जी। जैसा किसी प्रॉपर्टी के ताल्लुक से डिस्प्यूट है हम्म। तो वो सिविल होता है, लेकिन अगर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो सेक्शन 145 ब्रीच ऑफ पीस का लगता है ना, तो वो उसके लिए क्रिमिनल कोर्ट जाना पड़ता है। जी। तो ऐसे 4-5 केस में हैंडल कर सब चुका में हूँ। पहला केस कौन सा हारे आप? शायद एक भी केस नहीं। मतलब कुछ केस कैसे होते हैं कि अगर मैंने बीएमसी के खिलाफ इंजंक्शन लेने की ट्राई की तो कुछ केसेस में अगर अच्छे डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो इंजंक्शन नहीं मिला होगा, वरना लगभग पूरी मनीष मार्केट, पूरा ओबरॉय टावर्स, ये सब केस मैं ही लड़ता था उनके जी। अगेंस्ट बीएमसी। और बहुत सारे केस लैंडलॉर्ड टेनेंट्स के थे, वो मेरे पास काफ़ी थे। वो लंबे लंबे चलते थे। जितने ट्रस्ट हमारे हैं ना, मीनारा मस्जिद, स्माइल मस्जिद, जकरिया मस्जिद और जितने भी बड़े बड़े ट्रस्ट थे उनके सब केस में ही लड़ता था। उसके बाद कॉलेज के बाद क्या हुआ? मतलब आप फैमिली में थे, शादी हो गई कि डायरेक्ट पॉलिटिक्स में? नहीं, बहुत वो तो, वकील बनने के बाद मेरी एज जब शायद 27 थी जब मेरी शादी हुई, तो उसके पहले मैं प्रैक्टिस में लग चुका था और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी और अच्छा खासा कमाना शुरू किया। तो ये सोच थी कि अच्छा पैसा हो उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, ताकि आदमी डिपेंडेंट किसी पर न रहे, और अगर बीवी भी घर में आती है तो उसको भी साथ में रखना और एक अच्छी लाइफ हो, उसके लिए वो सोच के रखा था कि मैं कुछ कमाऊंगा उसके बाद ही शादी करूंगा। आपकी अरेंज मैरिज थी कि आपने लव मैरिज? बिल्कुल अरेंज। क्योंकि मैंने एक जगह सुना था आपने लव एंड अरेंज मैरिज। नहीं, मैं इतना बिजी था कि किसी को देख के प्यार करना उसका वक्त ही नहीं था मेरे पास। ऐसा तो नहीं कि कॉलेज में एक बहुत अलग रंगीन किस्म का शुभ प्राणी? नहीं, आई वाज वेरी पॉपुलर, आई वाज वेरी वेरी पॉपुलर, क्योंकि मैं सॉन्ग्स गाता था, फिर कैरम चैम्पियन, बैडमिंटन चैम्पियन, फिर स्टडीज़ में अच्छा था। तो फिर बाद में कॉलेज का जीएस था, तो जितनी टीम हमारी खेलती थी ना, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो, तो उनके साथ जाना आना था मेरा हर टूर्नामेंट में, उनको हेल्प करना। फिर हमारे यहाँ जब 10+2+3 का दौर आया ना, तो काफ़ी यंग लड़के हमारे कॉलेज में आ गए जो 10वीं पास करके कॉलेज में आए थे। ये पहला साल था, तो उनको अलग से, उनको ये लड़के लड़के अलग वगैरह माहौल अच्छा नहीं था उनके लिए। तो उनका बोलना था कि भाई तुम्हारे जिम के अंदर या तुम्हारे जिम्नेजियम में या इंडोर गेम्स के अंदर सिर्फ लड़के खेलेंगे, हम लोग नहीं खेलेंगे, वो नहीं चलेगा। तो फिर उनके लिए मैंने अरेंजमेंट करके दिया। तो काफ़ी यंग लड़कियां वो टाइम पे हमारे कॉलेज में आई थी, जो पहले कभी महाराष्ट्र कॉलेज में ऐसे बच्चे नहीं आते थे, काफ़ी हाई फाई, काफ़ी बड़ी फैमिलीज के लड़के। तो उनके लिए मैंने बहुत सारा अरेंजमेंट कर दिया, तो उनके बीच में काफ़ी फेमस था। पहला क्रश किसी हीरोइन पे होगा, बाकी तो चलो कौन सी हीरोइन वही बता दो। कॉलेज के दौर में जीएस रहना, कॉलेज में फ्रेंड्स रहना, क्रश तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ हीरोइन अच्छी लगती थी। हीरो में राजेश खन्ना, तो जिस पे क्रश था वो उसको हीरोइन समझते थे। आफ्टर दिलीप कुमार, राजेश खन्ना। अरे पॉडकास्ट में भाभी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बात कर लूंगा। एक क्रश तो बताइए कि दिलीप कुमार के बाद सबसे अच्छा फेवरेट स्टार था राजेश खन्ना, और आशा पारेख के बाद सबसे फेवरेट जो हीरोइन थी वो वहीदा रहमान जी। मेरे वालिद साहब की भी वहीदा रहमान बहुत फेवरेट थी। मेरी मम्मी हमेशा पूछते थे कि वो परफेक्ट लेडी का जो पूरा उनका ये तो ठीक है। मैं एक क्रश जो होता है ना कॉलेज में, कैसे स्टूडेंट, नहीं, फ्रेंडशिप बहुत थी, मिलना जुलना, घूमना फिरना ग्रुप में काफ़ी था, लेकिन कभी ऐसा अफेयर वाली बात नहीं थी जी। पॉलिटिक्स में आना कैसे? देखिए, हमारे ईयर कौन सा? मौलाना ज़हीरुद्दीन खान साहब हैं, इस्माइल मस्जिद के बहुत ही फेमस आलिम दीन हैं और बड़ी उनकी इज्जत है। तो वो मेरे अब्बा के अच्छे दोस्त थे। तो उनका इसरार था मेरे घर पे आके, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा है, तो हम चाहते हैं कि वो खड़ा हो इलेक्शन में। तो अब्बा ने 2 बार मना कर दिया कि वो पॉसिबल ही नहीं है। अभी वो मेहनत करता, कमाता है, सियासत में आएगा तो गलत सलत काम करेगा, ज़्यादा कमाएंगे, गलत काम करके कमाएगा, तो वो हलाल आमदनी है, ये हराम आमदनी हो जाएगी। लेकिन वो नहीं माने। फिर उस्मान ज़रूरदर वाला साहब और बहुत सारे इलाके के लोग घर पे आ गए, 25-30, उन्होंने बहुत जिद की, तो इसलिए मैं इलेक्शन लड़ा। पहले आप कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़े 1900। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पहला इलेक्शन लड़ा तो सिर्फ एक पब्लिक मीटिंग और मेरी स्पीच 2 मिनट की, बराबर, वही मलबारी में। सीखे थे आप? नहीं, मुझे किसी ने लिख के दिया था कि आप बोलो। ये तो पॉलिटिक्स वहीं से चालू हो गई कि जिसके लिए खड़े, और जो पार्टी मुस्लिम लीग साहब खड़े हुए, जो चाहने वाले थे, उन्होंने कहा कि तुम इतनी 2 लाइन पढ़ लेना। तो शायद मेरे याद है कि मैंने 1 या 2 मिनट की स्पीच की थी और मैं इलेक्शन जीत गया। 92 की बात है। 92। आप इंडियन मुस्लिम लीग से खड़े हुए थे? हाँ। बराबर।
उस दौर पे फिर क्या हुआ? वो दौर जो था, वो बहुत, जो दौर आप गुजारे यूसुफ भाई, वो दौर बहुत भाईगिरी का दौर था। बहुत बुरा दौर था, बहुत बुरा। मतलब मैं कहूँ ना कि मैं कॉर्पोरेटर बन गया, उसके बाद हमारे एक एमएलए थे प्रेम कुमार शर्मा, उन्होंने कंप्लेन लॉन्च की खैरनार को कि जितनी बिल्डिंग है ना यहाँ की इलीगल है, सब इलीगल है और सब दाऊद इब्राहिम की है। तो उसका डिमोलिशन का दौर शुरू हुआ। लेकिन मैं कॉर्पोरेटर था, मेरी जिम्मेदारी थी कि हमारे जो गरीब टेनेंट है जो किसी बिल्डिंग में रहता है 20-25 साल से, वो अगर 25 साल पहले इलीगल बनी भी है तो उसका कसूर नहीं है, तो उसको डिमोलिश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत की और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मेरे वार्ड में एक सिंगल बिल्डिंग को मैंने डिमोलिश होने नहीं दिया। मैं बहुत लड़ता था खैरनार साहब से, कमिश्नर से, हंगामा खूब करता था कॉरपोरेशन में, और ये बोलता था कि बिल्डिंग बन गए आप लोग कहाँ थे, लाइट मिली तब कहाँ थे, पानी आया तब कहाँ थे, पूरी बिल्डिंग में लोग रहने आ गए, 10-20 साल हो गए, आज आप खड़े हो और बोलते कि इलीगल है। तो इसको मैं मानता नहीं हूँ, तो इसको मैंने रुकवाया और बड़ी मेहनत की जी। और मैं ये कहूँगा कि वो उस वक्त मुरली देवरा, वो हमारे एमपी थे और कांग्रेस पार्टी के सदर थे, उन्होंने बड़ी हेल्प की। जब भी उनको कहा मैंने कि भाई ये बिल्डिंग का डिमोलिशन है, उन्होंने कमिश्नर को फ़ोन करके मना किया कि तोड़ना नहीं इसको। जी। तो ये है जो बात है सामने। जब ये कॉर्पोरेटर का इलेक्शन था तो उस टाइम बहुत लफड़े वगैरह भी होते थे, बहुत झगड़े होते थे। मेरे को याद है, मैं बहुत छोटा था, रहमान शाह बाबा दरगाह के पास एक यूसुफ फ्लोरिश था, वो आपके शायद अपोजिट था, कुछ ऐसा था। हाँ, उसके ऑफिस को तोड़ दिया था। आपने तोड़े थे? नहीं, मैंने अच्छा, मैं पब्लिक तो में? ऐसे गलत काम अल्लाह का शुक्र है कभी किया नहीं, लेकिन ये है कि इतना जोश था लोगों में। और ये मुस्लिम लीग को लेकर बनात वाला उस टाइम, हाँ, बनात वाला साहब का इलाका था, तो मुस्लिम लीग के लिए लोग पैसे भी देते थे और वोट भी देते थे। तो मुझे तो पैसा पब्लिक से मिला, वोट भी पब्लिक का मिला, और शायद बॉम्बे में नंबर 2 आया मैं हाईएस्ट वोट में। अच्छा। और 1-2 मिनट की स्पीड में मैं इलेक्शन जीत गया। तो उससे मालूम पड़ता कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था मुस्लिम लीग का ये जी। और बनात वाला साहब का बहुत काम था, और मतलब उन्होंने पार्टी को भी मजबूत किया था। ये इलाका पूरा कब्जा उनका था जी। उन्होंने नाम दिया, मैं इलेक्शन लड़ा, जीत फिर गया। आप इसके बाद क्या हुआ? ये इलेक्शन तो आप इंडियन मुस्लिम से, फिर अचानक देखिए क्या हुआ कि अबू आसिम आज़मी साहब जो उस वक्त टाडा में गिरफ्तार हुए थे और रिहा हुए, तो उन्होंने बम्बई में समाजवादी पार्टी फॉर्म की। बराबर। तो उसमें नवाब मलिक साहब, बशीर पटेल साहब, सोहेल लखनऊ साहब चले गए उस पार्टी में, और बाद में जो मेरे साथ 5 कॉर्पोरेटर थे उसमें से 4 चले गए। अब अकेला बचा पार्टी में। तो अजीब सी वहशत होती थी कि यार अकेला आदमी इतनी बड़ी पार्टी में। ये सारे लोग भी मुस्लिम लीग में ही थे? सब मुस्लिम लीग में थे। बशीर पटेल नहीं, बशीर पटेल था, नवाब मलिक नहीं था। नवाब मलिक डायरेक्ट समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन हमीदा मिस्त्री, सोहेल लखनवाला, फिर बाद में सईदा खान निज़ामी, ये सब मुस्लिम लीग में थे। सब पार्टी छोड़ के चले गए, मैं अकेला बचा। उसके बाद भी मैं पार्टी में रहा, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी फॉर्म हुई तो मुझ पर काफ़ी प्रेशर था चारों तरफ से कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करो। तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद जो 97 का इलेक्शन हुआ तो समाजवादी पार्टी के 22 नगर सेवक चुन कर आए। 22 एक रिकॉर्ड हुआ। बम्बई में इतने सारे एमएलए, कॉरपोरेटर एक छोटी सी नई पार्टी के अंदर जीत कर आना, ये ख्वाब था जो पूरा हुआ। तो हमारा दबदबा बहुत था कॉरपोरेशन में और हमने काफ़ी काम किया। हमारे 22 नगर सेवक ने काफ़ी काम किया। लेकिन फिर बाद में वही हुआ कि अबू आसिम आज़मी साहब से काफ़ी लोगों के डिस्प्यूट हुए, अलग अलग वजह सबकी होगी, और मुझसे भी थोड़ी नाराज़गी हो गई। किस बात पे हुई थी नाराज़गी? एक्चुअली मतलब वो एक गलतफहमी का होता है कि मुझे हुसैन दलवाई का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो, तो मैंने कहा कि मैं यहीं हूँ एरिया में। तो बोले मोतीलाल वोरा आए हैं सयाद्री गेस्ट हाउस में, तो आप आके मिलो उनसे, क्योंकि वो उस टाइम में काफ़ी वोकल और काफ़ी एग्रेसिव एक लीडर के तौर पर मेरा नाम था। तो उनसे मिलने गया। तो जब उनसे बात कर रहा था मैं और हमारे एक नगर सेवक याकूब मेमन थे, तो किसी ने अबू आसिम को फ़ोन करके कहा कि आपके 2 नगर सेवक यहाँ बैठे हैं। तो उनको ये गलतफहमी हुई कि हम लोग शायद पार्टी छोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जबकि तो एक कैजुअल मीटिंग थी। तो हमारी पार्टी के किसी लीडर ने फ़ोन किया कांग्रेस पार्टी के कि आपके 2 नगर सेवक यहाँ बैठे हैं। तो उनको शक हुआ, थोड़ा सुबह हुआ, तो वो हिसाब से थोड़ी नाराज़गी बढ़ गई उस टाइम। तो आपने सेकंड इलेक्शन जो लड़ा वो समाजवादी पार्टी से लड़ा? समाजवादी से लड़ा। अच्छा, इस बीच फिर मैंने पार्टी छोड़ दी। मुरली देवरा ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि तुम इस बड़ी पार्टी के लायक आदमी हो, तुम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुमसे इंसाफ होगा, तुमको तुम्हारा जो मकाम है वो मिलेगा और तुम्हारी जो
जो भी पोटेंशियल है वो तुम यहाँ तुम आके अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकते हो और कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तब मैंने 4 में 2002 में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आपने 2 में, और टिकट आपको अनुशक्ति हाँ, नगर से मुझे मिली। पहला इलेक्शन जो आया असेंबली में तो गुरुदास कामत साहब एक बहुत ही डैशिंग लीडर, बहुत ही मतलब पावरफुल आदमी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा रात को 2:30 बजे कि आपको इलेक्शन लड़ना है ट्रॉम्बे से। तो मैंने कहा कि सर मुझे कोई जानता नहीं हुआ, मैं तो ट्रॉम्बे इतना बड़ा इलाका है। बोले मैं तुमको इलेक्शन लड़ाऊंगा और वहाँ का प्रोपोजर मेरा होगा, सेकेंडर मेरा होगा और तुम इलेक्शन में जीतोगे। लेकिन जब मैं ट्रॉम्बे गया तो मुझे मालूम हुआ कि एज अ कॉरपोरेटर मैंने वहाँ के लोगों को काफ़ी हेल्प किया था। मैंने लोग वहाँ से आते थे कई मस्जिद का डिमोलिशन बचाने के लिए, किसी और काम के लिए, तो ऐसे काफ़ी लोग मिले जिन्होंने हाथों हाथ लिया और हमको बहुत शानदार वहाँ हमारा स्वागत हुआ। और उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जब मुझे टिकट मिली ट्रॉम्बे से तो पहली मीटिंग में कांग्रेस के लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि हमको बाहर का आदमी नहीं चाहिए। वहीं के लोगों, हाँ, वहीं के लोगों ने कि हमको बाहर का आदमी नहीं चाहिए। तो मैंने कामत साहब से पूछ कर एक छोटी स्पीच की मैंने कि एक आपको एक छोटा सा जोक बोल रहा हूँ कि एक आदमी ने एक गवैया को बुलाया गाना गाने के लिए। अब उसको गाने आता नहीं था, लेकिन वो स्टेज पे गा रहा था आधे घंटे तक। तो लोग उसको मारने पहुंचे स्टेज पर, वो डर गया। तो उसने बोला तुम हमारे मेहमान हो, तुम गाओ, हम तो उसको ढूंढने आए जो तुमको लेके आया। तो आप मुझे मत देखो, आप कामत साहब को देखो, उनको जो भी तो उस करना है टाइम नवाब मलिक का उस एरिया में ट्रॉम्बे तो उनका एरिया है ना? नहीं ट्रॉम्बे, वो तो नवाब मलिक को जानता भी नहीं था ट्रॉम्बे में कोई भी। वो इलाका ट्रॉम्बे पूरा, शिवाजी नगर पूरा, अनुशक्ति नगर पूरा और ये चेंबूर का हिस्सा, ये इतना बड़ा इलाका था। अभी सब अलग अलग। नवाब मलिक एमएलए बन चुके थे उसके पहले, यहाँ से कुर्ला की एक सीट से, कुर्ला से बाई इलेक्शन हुआ था उसमें वो से, लेकिन उनका ट्रॉम्बे से कोई ताल्लुक था नहीं। ये तो बाद में जब इसके 2 टुकड़े हुए, शिवाजी नगर हुआ, अनुशक्ति नगर हुआ और चेंबूर का थोड़ा हिस्सा कटा, तो नवाब मलिक वहाँ से इलेक्शन लड़े अनुशक्ति से, वहाँ से कामयाब हुए। मैं लड़ा अबू हाशिम के सामने शिवाजी नगर से और मैं हार गया बस। वो हार है। तो जब एज एमएलए कोई याददाश्त है आपकी, कोई ऐसी? बहुत सारे काम किया मैंने। मतलब मैं तो इतने शॉर्ट टाइम में बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इलाका अलग है वो, और आप रहते हैं यहाँ पर हो। नहीं, मैं वहाँ जाता था, सुबह मीटिंग ऑफिस में जाता था तो दिन में 500 आदमी से मिलता था। डेली जाना? यहाँ का लोकल दूसरे एमएलए को 2, 5, 10, 15 आदमी मिलते होंगे, लेकिन शिवाजी नगर ट्रॉम्बे का इतना बड़ा इलाका था कि रोज़ 500-600 आदमी से मिलना पड़ता था। और मैंने कम से कम वहाँ आप जाकर अभी विजिट करोगे ना तो 75 या 60-70 मस्जिद बनाई मैंने। मतलब बनाई, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा शुरू से शुरू किया, मतलब जितनी मस्जिदें थी सबका डेवलपमेंट हुआ, सबका रिनोवेशन हुआ, सबका रिपेयर हुआ, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की उनको। टॉयलेट ब्लॉक्स बहुत सारे बनाए, रास्ते बनाए, पानी की टाँकी, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, तो जो पानी की टाँकी दिख रही है आपको आज, जो पूरे ट्रॉम्बे को पानी सप्लाई करती है, वो टाँकी मैंने बनवाया। मैंने बड़ी मेहनत की, बहुत धरने, बहुत भूख हड़ताल, बहुत हंगामा किया, रास्ता रोको किया, और जब जाके कमिश्नर ने मजबूरन एक बहुत बड़े फंड के साथ में उस टाँकी को पास किया, वो टाँकी बनी, उसका उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ और लोगों को पानी आना शुरू हुआ। कोई ऐसी चीज़ एमएलए बनते टाइम जो रिग्रेट हो रहा है, यार मैं नहीं कर पाया? आप उस टाइम एमएलए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि कांग्रेस की सरकार थी ना उस टाइम? नहीं, इलेक्शन, हाँ, मुझे कामत साहब ने कहा था कि मैं आपको मंत्री बनाऊंगा। तो लेकिन क्या था कि हंडोरे साहब चेंबूर के थे और मैं उनके बिल्कुल बाजू में था, तो हंडोरे साहब कैबिनेट मंत्री बन गए। तो अब ये कि एक ही इलाके से 2 आदमियों को कैबिनेट मंत्री बनाना मुश्किल है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 2.5 साल बाद हंडोरे को चेंज करेंगे और वहाँ से नागपुर से एक हमारे दलित नेता हैं उनको बनाएंगे नागपुर से हंडोरे की जगह पे, और आपको बॉम्बे से बनाएंगे। तो ये है कि एक अच्छा मौका था मंत्री बनने का, लेकिन बाद में ये कामत साहब ने इलाका चेंज कर दिए, वो नॉर्थ वेस्ट चले गए, तो फिर वहाँ उनका ध्यान थोड़ा कम था। एक इलेक्शन में आप सेकंड आए थे, वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था शायद? नहीं, मैं कॉर्पोरेशन थर्ड आए थे आप। नहीं, बशीर पटेल आपके सामने थे, वो असेंबली, अमीना सैयद थी। देखिए, वो असेंबली इलेक्शन था और उसमें क्या था कि उस टाइम पे ये हमारे यहाँ बड़ा गैंग का माहौल बड़ा ख़राब था, और बशीर पटेल क्योंकि सिटिंग एमएलए थे, तो जो हमारे इस इलाके में जो जिनका कंट्रोल था लोगों पर, उनकी तरफ से बहुत ही धमकियाँ, बहुत ही प्रेशर, बहुत ही मतलब वो एग्रेसिव वो आते थे, फ़ोन कॉल्स आते थे, और मुझे 20 दिन घर में बंद करके रखा।
मतलब फॉर 20 days आई कुड नॉट कम आउट। उस टाइम मेरे ख्याल से दाऊद और शकील का हाँ, मतलब जो दौर ऐसा था। बहुत सारे नाम बहुत हैं। सारे आपको बैठने के ऐसा सुनने में आया नहीं, कि बिठाने का। बहुत सारे नाम थे और बहुत धमकियां आई, बहुत प्रेशर आया। और मुझे वीएन देशमुख जो हमारे एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए मुझसे मुलाकात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको इतने फ़ोन आते, धमकियाँ आती, तुम कंप्लेंट क्यों करते नहीं है? बोला सर अभी धमकियाँ तो आ रही है, कंप्लेंट करोगे तो और बढ़ जाएगी धमकियाँ। उस टाइम बहुत बड़ा उनका आता बहुत बड़ा। तो क्या कह रहे थे, इलेक्शन मत लड़ो? नहीं, इलेक्शन लड़ोगे और ये अगर बशीर पटेल हार गया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा। तो वो तो ठीक है, इलेक्शन लड़ा मैं, लेकिन इतना 20-25 दिन घर से बाहर निकला ही नहीं मैं। लेकिन लोगों में जोश था, लोग चाहते थे कि मैं उतरूँ नीचे, कैंपेन करूं, लेकिन मैं कैंपेन ही कर नहीं पाया। सिर्फ 1000 वोट से आप शायद आ रहे हैं। कितने वोट थे? नहीं, 1200 वोट से। 1200 वोट से। सेकंड अमीना सैयद आ गई। हाँ, अमीना सैयद कांग्रेस की थी। तो वो किससे लड़े थे सीट? वो भी कांग्रेस से? वो कांग्रेस से। मैं लड़ा था मुस्लिम लीग से और अबुआ ये बशीर पटेल समाजवादी पार्टी से। अच्छा, तो यानी आप कॉर्पोरेटर रहते हुए मुस्लिम लीग से एमएलए की सीट लड़े। बराबर। मुझे उस टाइम एक बहुत ही बड़े डेवलपर है, उनकी ऑफर आई थी कि तुम 50 लाख ले लो, 60 लाख ले लो, 70 लाख ले लो, जो पैसा हम खर्चा करेंगे इलेक्शन में वो आप लेके बैठ जाओ। मैंने बोला पैसा नहीं चाहिए, मुझे इलेक्शन लड़ना मेरा हक है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आप दादागिरी करके डरा धमका के मुझे विड्रॉ नहीं करा सकते। मुझे याद है फियाट में आप घूमते थे। नहीं, मेरे पास एक फियाट स्टार्ट में आपके पास मारुति थी, रेड मारुति थी। हाँ, रेड मारुति थी। और एक बाद में उसके बाद एस्टीम थी गाड़ी में। धमकी बहुत सीरियस थी, घर वाले परेशान नहीं? मतलब मैं घर से उतर ही नहीं सकता था। शादी से पहले थी, बाद में? शादी के बाद दो बच्चे, भाभी और बच्चे कुछ बोलते मतलब यहाँ तक कहा गया था कि बच्चे यतीम हो जाएंगे और इतनी गोलियां मारेंगे कि बदन का हिस्सा मिलेगा नहीं। सुबह नहीं डरा? नहीं, मैं अभी भी डरता नहीं किसी से। अच्छा। लेकिन ये कि मतलब एक गुस्सा इस बात का था कि एक जायज़ काम के लिए इतना मेहनत करके, इतना काम करके अगर ये होता है, इतना प्रेशर आता है, इलेक्शन नहीं लड़के तो अच्छी बात नहीं है। और मैंने कहा भी कि इलेक्शन तो लोग सिलेक्ट करते हैं, अच्छा कौन है बुरा कौन है, उसमें आप लोगों का दखल क्यों होना चाहिए? पब्लिक के सामने हम लोग जाएंगे, जो अच्छा लगे उसको वोट देगा, लेकिन इसमें गुंडागिर्दी, धमकी, ये सब क्या, ये अच्छी बात नहीं है। और ये वो दौर है जहाँ पर जो आजकल जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स बोलते थे, वो दौर था, वो आराम से घूमते थे और बैठक थी उनकी और थोड़ा कनेक्शन हो जाता था, बातचीत हो जाती थी। आज वो सब फॉरगेटिव हो गई है। नहीं, ऐसा था नहीं। उस टाइम भी ये लोग यहाँ वहाँ घूमते नहीं थे, ये तो बम्बई के बाहर से ही फ़ोन आते थे। मतलब कोई सामने आके फ़ोन करता नहीं था या सामने आके कोई डराता नहीं था। धमकियाँ आती थी, लेकिन धमकियाँ उनका कसूर भी नहीं है। जो उनको धमकियाँ कराने लगाता था उसका कसूर है ना, कि आप इसको डरा, आप धमकाओ, इसको विड्रॉ करने बोलो। तो जो कैंडिडेट थे या जो चाहते थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं, वो कसूरवार है ना। ठीक है। अच्छा, आप अबू हाशिम आजमी के एरिया में जाके क्यों लड़े? देखिए, आपका जो टकराव था वो 1997 या 98 में। देखिए, उस इलाके से हमारे एक एमएलए थे मरहूम सोहेल अशरफ। तो वो बहुत ही बेचारे नेक आदमी, बहुत सीधे आदमी थे और वहाँ के जो मसले थे उसको हल नहीं कर पाते थे वो, क्योंकि बहुत ही नेक आदमी थे और बहुत ही बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। बहुत ही अच्छे प्यारे इंसान थे। तो कामत साहब का ये कहना था कि यार यहाँ मेरा इलाका है, मैं यहाँ का एमपी हूँ और अगर मेरा एमएलए अगर कमज़ोर रहेगा तो मैं किस तरह काम कर पाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप लड़िए वहाँ से। तो थोड़ा मैं एग्रेसिव था, थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। बहुत वो 40,000 वोट ले लिया? नहीं, मेरी विनिंग मार्जिन 52,000 की थी। 51,000 की विनिंग मार्जिन थी मेरी। अच्छा। मैंने राहुल शिवाले को हराया वहाँ से कम से कम 51,000 वोट से। नहीं, एक बार आप हारे भी ना वहाँ से, एक बार वहाँ पे। नहीं, वो तो बाद में अबू हाशिम आज़मी के सामने फिर लड़ा इलेक्शन में। पहले वहाँ से किसी और उम्मीदवार थे, बाद में आशिम भाई खुद लड़े। तो मेरा 5 साल का गैप हो चुका था बीच में, तब लड़ा, तब भी मैं बहुत कम वोट से हारा, क्योंकि वहाँ जो पूरे समाजवादी पार्टी के 18-20 एमएलए, वहाँ के एमपीज़, वहाँ के चीफ मिनिस्टर सब आए थे इस इलाके में और बहुत मतलब वो बहुत ज़बरदस्त कैंपेन उनकी हुई थी। और उनका क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं वो और पार्टी के एमएलए भी थे वो, तो उनका जीतना बहुत ज़रूरी था उनके हिसाब से। तो सारी मेहनत वो लोग ने वहाँ लगा दिए थे, तो इसलिए वो थोड़ा फ़र्क पड़ा वोटों का और कामयाब हुए। तो माडा एक बार आपको टिकट नहीं दी गई थी, यही मुरली देवरा जी की बात कर रहे हो, तो बहुत जद्दोजहद के बाद भी आपको टिकट नहीं मिल गई। बाद में आपको पैसिफाई करने के लिए माडा चेयरमैन बनाया गया। देखिए, मुझे अहमद पटेल साहब को मैंने शिकायत की कि भाई मैं 52,000 वोट से कामयाब हुआ, उसके बाद भी टिकट नहीं मिलना, ये तो बहुत गलत बात है।
तो उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और मुझे सोनिया गांधी के पास ले गए, हमारी अध्यक्षा थी वो। तो मैडम ने भी कबूल किया कि ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है और कहा कि आपसे इंसाफ होगा। और बाद में वो क्या रीज़न था कि आपकी टिकट कट गई? एक एमएलए रह चुके हैं। मुरली देवराज जी और गुरुदास कामत जी, इनके बीच में आपस में काफ़ी तनाव था। आप गुरुदास कामत जी के बहुत कामत करीबी साहब से थे। बहुत करीब था, लेकिन पार्टी में आया था मुरली देवराज साहब के थ्रू। तो मुझे बैलेंस बहुत करना मुश्किल था मेरे लिए, उनका दोनों का बहुत ज़्यादा तनाव था। तो उस हिसाब से मतलब उनकी लड़ाई में मेरी बलि चढ़ गई। जिसके साथ आप आते उसी को छोड़ देते, बन्नात वाला के लिए आप आए नहीं, थे, नहीं, उनको छोड़ दिया, मैंने आशिफ भाई के लिए आए थे, मैं उनको छोड़ दिए। एक साफ बात है, सबसे आखिर में छोड़ा मुस्लिम लीग मैंने, सब चले गए उसके बाद। समाजवादी पार्टी भी सबसे आखिरी आदमी था छोड़ने वाला। मैं पार्टी छोड़ के गया नहीं, बशीर पटेल गए, सोहेल भाई गए, नवाब मलिक गए, मोहम्मद अली जो है भिवंडी के एमएलए थे वो गए, पार्टी के नगर सेवक सब चले गए। मैं अकेला आदमी बचा था दोनों पार्टी में। उसके बाद सबसे लास्ट मेरे पास कोई चॉइस था नहीं अगर सियासत में रहना। देखिए रहना क्यों है सियासत में, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कौम का बड़ा काम कर सकते हो। मैं बगैर एमएलए बगैर कॉरपोरेटर के भी काम कर सकता हूँ, लेकिन वो ताकत वो कुव्वत नहीं मिलती, वो काम का इतना बड़ा स्केल नहीं होता। आज भी मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उसकी वजह यही है कि अगर मुझे कोई पोजीशन मिलेगी तो मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगा कौम के लिए, यही। बाकी कोई पर्सनल लालच तो कुछ है ही नहीं। अभी आप कहाँ से लड़ना चाह रहे हो? बाईकला से। बाईकला, मगर वहाँ से तो आप ही के कांग्रेस के 13 से 15 लोग ने दावे किए हैं। देखिए दावे करने वाले तो बहुत सारे हैं और सबको हक भी है, सब मुस्लिम हैं, सबको हक भी है टिकट मांगना। लेकिन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत क्रूशियल है। यशवंत यादव हमारे सामने है, वो अब सिंधे ग्रुप के बहुत ही पॉपुलर उनके नगर सेवक रहे हैं। लेकिन अभी जो पूरा इलाका है वो चाहता है कि उनका रिप्लेसमेंट हो जाए, कोई ऐसा आदमी आए जो हर कौम के लोगों को लेके चले। और प्लस ये इलाका वो है जहाँ मुस्लिम 41% है। तो मेरा क्लेम, हमारा मुसलमान का क्लेम ज़्यादा बढ़ता है। मैं नहीं, कोई भी मतलब मुस्लिम कैंडिडेट हो तो कम से कम वहाँ के लोगों की रहनुमाई होगी ना। वरना इतने बड़े इलाके से जहाँ 41% मुसलमान है, वहाँ भी तुम मुस्लिम को टिकट नहीं दोगे तो कहाँ से दोगे? मैं लालबाग बरेल से लड़ सकता नहीं, जीत सकता नहीं। ये इलाका है जहाँ से मैं लड़ सकता हूँ, जीत सकता हूँ। और बहुत सारा रहते हो, मैं वहीं रहता भी हूँ, बहुत सारा काम कर सकता हूँ ना मैं वहाँ। ये 13 जो जिन्होंने भरा है सब लोग ने, आपको पता है उसमें बहुत सारे नाम, मोहतसिम शोरकर है, शमीम भाई है, जीशान है, सब लोग है। इनको प्रायोरिटी में टिकट देने के लिए आपकी कांग्रेस जो है, कांग्रेस गवर्नमेंट है, क्या सिस्टम लगाती है? कुछ पैसे की मांग होती है, क्या होती है कि किस बेसिस पे पास किया जाता है कि टिकट देना चाहिए, या इन्फ्लुएंस होता है? नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी में टिकट के लिए काफ़ी बीच के लोग ऐसे काफ़ी होते हैं जो पैसे की डिमांड करते हैं, मांगते हैं। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है तो हमारा मानना ये कि कांग्रेस पार्टी ये देखेगी कि सीनियर मोस्ट कौन है, वो तो आप ही हो। हाँ, और मतलब कैपेबल कौन है, इलेक्शन लड़ने के लायक कौन है, विनेबल कौन है, कौन जीत सकता है इलेक्शन। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने टिकट मांगा है वो सब अच्छे लोग हैं और मैं किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन ये है कि हमको खुद को भी सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन है, इसमें जीतना कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी पॉसिबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि मेरा काफ़ी पब्लिक एक्सपोजर है, काफ़ी नाम है, शोहरत इज़्ज़त है, तो मेरे लिए वो सीट आसान होगी। आसान तो किसी के लिए नहीं है, लेकिन वो सीट मैं लड़ सकता हूँ और लड़के अगर लोगों का प्यार रहा, साथ रही, दुआएं रही तो जीत भी सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि यूबीडी से वो सीट हमको मिलती है कि नहीं मिलती, या वो सीट यूबीडी को मिलती है, वो भी फैसला नहीं हुआ। इसी सीट पे आपके लड़के साहबजादा ने भी अप्लाई किया है, शहजाद अबरानी। हाँ, मतलब उसने क्या ये सेफर साइड है कि नहीं, अबरानी फैमिली का कोई होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं तो मेरा बेटा ही मिलना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसा सेवा है, सेवा मैंने फॉर्म की, आज वो मेरा बेटा चला रहा है। मुझे याद है आप हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में जो जे ब्रिज अपन ने हम लोग ने चालू करने गए थे, आपने बंद करा दिए थे बाइकर्स के लिए, हमने पिटीशन डाली थी, मैं था उसमें पिटीशनर, हाई कोर्ट में सेवा ने हमारा अपोज किया था। 2 डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, 20-20 साल की एज थी, जो जे हॉस्पिटल में या स्टूडेंट थे, तो वो सुबह 8 बजे मालूम पड़ा कि दोनों की डेथ हो गई है। स्कूटर्स पे जा रहे थे, तो फिर मुझे लगा कि यार 2 डॉक्टर बेचारे अभी जिनकी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और ख़त्म हो गई, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर नीचे से निकलेंगे तो सेफली पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने डिमांड किया कि भाई इतनी फास्ट गाड़ियाँ निकलती है तो यहाँ टू व्हीलर को बैन किया जाए,
तो वो हाई कोर्ट ने वो बात को मान लिया, और क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया, धरना किया, रास्ता रोको किया, तो वो आज देखिए, आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आप कम सुनोगे कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई किसी का पता है मुझे, आपने हमारे खिलाफ वो पिटिशनर में था। नहीं, सॉरी, आई डोंट नो। एडवोकेट मुबीन हाँ, सोलकर साहब थे हमारे मुझे साथ, मालूम है और कि मैंने पिटिशन फाइल मुझे किया था मालूम कि है आप कि बाइक चालू करें क्योंकि मुझे नीचे मालूम ट्रैफिक है बढ़ गई थी। आपकी डिमांड थी, लेकिन आज के बाद जब आपकी डिमांड होगी ना, तो आप आपके साथ ही रहेंगे। जी। दूसरी बात पे आते हैं कि ये जो बाइकला कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो जाएगी? सुबह सपोज अगर आपको टिकट मिल जाती है, तो जो 13 लोग हैं वो तो आपको जीतने कभी नहीं देंगे। तो पॉलिटिक्स कहता है कि यार ये जीत गया तो हमेशा इसकी सीट हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग 13-14 जो भी लोग हैं, उसमें आपस में ऐसा कोई तनाव नहीं है। हर आदमी अपनी किस्मत आजमा रहा है। हर आदमी का दावा है कि मैंने बहुत काम किया है और मुझे टिकट मिलना चाहिए। ये पार्टी का फैसला करना है कि टिकट किसको देनी चाहिए। नाराज हो जाते हैं लोग कि यार मैं नहीं जीतने दूंगा। एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं होता है। अगर वो बड़ी कितना सेफ समझते हो आप वो? बड़ी छोटी सोच होगी। अगर कोई सोचेगा कि मुझे नहीं मिली तो मैं इनको भी जीतने दूंगा नहीं, और आपको नहीं मिली तो आप पार्टी में मुझसे करेंगे? मुझे टिकट में मतलब पॉलिटिशियन का काम है। मैं एमएलए था और मुझे टिकट नहीं मिली, तभी मैंने पार्टी छोड़ी नहीं, पार्टी का साथ छोड़ा नहीं। उसके बाद महाडा का चेयरमैन बना मैं। अभी भी मेरा यही है कि टिकट मिली तो अल्लाह का शुक्र, नहीं मिली तो भी अल्लाह का शुक्र, तो भी पार्टी के लिए काम करेंगे। माडा के चेयरमैन की बात आई तो जब आपको टिकट नहीं दी है मुरलीधरा जी ने, तो उसके बाद आपको पैसिफाई करने के बाद माडा का चेयरमैन बनाया। देखिए, मैं जाके मिला राहुल गांधी जी से। मेरी राहुल गांधी जी से हर महीना एक मुलाकात होती थी। तो वो चाहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मैं हेड बनूं, पूरे इंडिया का। तो मैंने कहा सर, मुझे बॉम्बे के बाहर तो कोई जानता नहीं है, तो अगर मैं बनूंगा भी तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मैं दिल्ली में रहूंगा, मेरी फैमिली बॉम्बे रहेगी, तो उस तरह भी मतलब मेरा काम करना मुश्किल हो जाएगा। मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरे पास केसेस भी लड़ने हैं, तो मुझे बॉम्बे में रहना पड़ेगा। तो 3-4 वजह बताया उनको कि मैं महाडा का अगर बन गया चेयरमैन तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं महाराष्ट्र में, बॉम्बे में रहूँगा तो ज़्यादा काम करूँगा। तो राहुल जी ने बाद में मान लिया उस बात को और मुझे महाडा का नाराज थे इसलिए आपको बनाया गया? नाराज मतलब शिकायत थी मेरी कि ये नाइंसाफ़ी थी। वो अहमद पटेल साहब बहुत करीब थे मुझसे और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बहुत ही नेक इंसान थे। उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया और राहुल जी से मेरी लगातार 8 महीने में 8 मीटिंग हुई और हर बार मैं उनको कहता था सर मेरे से इंसाफ कीजिए, मैंने इतना काम किया पार्टी के लिए। मैं पंजाब गया पार्टी की तरफ से, वहाँ कम से कम मैं 1 महीना रहा। गुजरात गया पार्टी के लिए, 6 महीना गुजरात रहा। मैं यूपी में वाराणसी गया, अमेठी गया, रायबरेली गया, वहाँ पार्टी के लिए काम किया। एक पूरी टीम बनाया था मैंने पूरे यूपी में घूमने के लिए, पार्टी के कैंपेन के लिए। मैं और शायद राज बब्बर साहब के इलेक्शन में गया, वहाँ 15 दिन रहा, जहाँ से वो बाई इलेक्शन लड़ रहे थे। तो पार्टी के लिए मैंने बहुत काम किया हूँ। आपकी छवि रही है शुभ भाई कि आप बहुत एक वॉलेंट और एक बहुत एग्रेसिव नेता रह चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप इस्माइल कॉलेज का को मुसलमानों को देने की पहले बात की है, फिर बाद में आपने घेराव कर दिए थे, फिर बाद में आपने किसी म्यूनसिपल वार्ड ऑफिसर को आपने मारने वारने की धमकी दी, उसने FIR लिखा है आपके बारे में। तो हर जगह आप एकदम एग्रेसिव रहते हो। नहीं, देखिए वो जहाँ तक वो एडिशनल अपना असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनकी बात ये है कि रमज़ान का महीना था, मैं अपने घर में कुरान शरीफ पढ़ रहा था, तो एक मौलाना आए, उन्होंने कहा कि मुझसे 2 लाख रुपया लिया ऑफिसर ने और अब मेरा मालिया तोड़ने आ रहा है। तो कहाँ पर था? ई वार्ड में, कमाटीपुरा में। तो मैंने हमारे असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन किया कि ऐसी शिकायत आई है मेरे पास, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो बोले ठीक है आप आ जाओ। जो ऑफिसर का नाम था उसको बुला लिया उसने। तो ऑफिसर ने ये बात कबूल की कि 2 लाख रुपया आया है, लेकिन हमने नहीं लिया, किसी आशा ताई ने लिया है। तो मैंने कहा लेकिन वो औरत होती कौन है पैसे लेने वाली, और उसके बोले में आप नोटिस क्यों देते हो? तो उस पर थोड़ी बहस हो गई। तो बहस हो गई, मैंने थोड़ा वार्न किया उनको कि मैं जाऊंगा एंटी करप्शन में, मैं ये करूंगा वो करूंगा, देख लूंगा तेरे को कैसा। नहीं एंटी करप्शन में जाऊंगा। मैंने उनको आप धरने प्रदर्शन भी बहुत किए हो आपने, ये तो ठीक है, एक केस हो गया, उसने केस लिखा दिया, मगर आपने बहुत धरने प्रदर्शन BMC में जहाँ दिनों यूसुफ अबरानी का धरना रहता था, रोड पे आप धरना कर देते थे, ड्रग्स के खिलाफ एक JJ में हुआ था, हजरत मोइन मियां के साथ हुआ था। देखिए मैंने बहुत सारी इनोवेटिव मुहिम शुरू की थी। लोग आमतौर पे लोगों का ध्यान जाता है वहाँ, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है। जैसा इमाम और मौज़िन का जो आपने चलाया था, हदिया जो हदिया मिलता महीने का, वो 8,000, 10,000, 12,000 भी बहुत अच्छी तो मैंने उस पर काफ़ी काम किया और 5-7 साल काम करने आज माशाल्लाह अच्छा है, चल रहा है, बहुत अच्छा। ये अवेयरनेस आ गया। ड्रग्स के खिलाफ बोलने के लोग डरते थे,
उनके ड्रग्स लॉट के बारे में बड़ा डर था कि उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वो लोग मार डालेंगे। तो हमने एक बड़ा ग्रुप बनाया और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू की। हर पुलिस स्टेशन पे गए हम लोग, धरना मोर्चा किया, हाथ में लाठी टॉर्च लेकर हम लोग निकलते थे रात को, और बहुत सारा मतलब ऐसा माहौल पैदा किया कि लोग ड्रग्स बेचने को डरे हमारे इलाके में। और ड्रग्स पीने वाले को भी उनका रिहैब सेंटर का बात करना, उनको रिहैब सेंटर भेजना। हज़रत मोइन मियाँ ने इस मुहिम को मतलब बहुत बढ़ावा दिया, उनकी दुआएं थी, उनका साथ था, तो ये मुहिम बहुत बड़ी। उसके बाद क्या हो गया कि फैशन हो गया, हर कॉरपोरेटर, हर एमएलए ड्रग्स के खिलाफ मुहिम कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए। हम लोग तो बाकायदा एक्चुअली रास्ते पर उतर के उसको एक्टिवली उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आज देखिए कितना बुरा माहौल है, हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर मैदान में ड्रग्स बेआम खुलेआम बिक रहा है, चल रहा है, और कोई कुछ करता नहीं है। अगर फिर मैं शुरू करूँगा तो फिर एक माहौल बनेगा, लेकिन फिर बाद में वो कितना करप्शन है, उसको उसकी चेन को रोकना, सप्लाई को रोकना मुश्किल काम है। शादी का भी आपने किया, ज़्यादा खर्च मत करो। अरे वो तो मैंने तो वार्न किया था कि शादी में देखिए इस्लाम के हिसाब से आपको निकाह करना है और एक वलीमा करना है, ये दो ही चीज़ है। बाकी हर रस्म हराम है, मंगनी, शरबत, छोटा शरबत, बड़ा शरबत, और अपना ये क्या बोलते हैं मेहंदी, जो भी 8-10 फंक्शन। लेकिन अल्लाह ने किसी को नवाजा है तो अपने अपने पैसे का बहुत ही बेहुदा वो कर रहा है, शो करता है लोगों को। ये पैसा तो अच्छे काम के लिए होता है ना। हमारी गरीब बच्चियां घर बैठी, उनकी शादियां नहीं होती, और तो ये लोग कम से कम एक शादी में 10-10 करोड़ खर्च करते हैं, जिसमें कम से कम 1000-2000 बच्चों की शादी हो जाए। तो इनको शर्म आए, इनको थोड़ा इनको ऐसा डर लगे कि यार हमारी शादी खराब कर देगा, हमारा फंक्शन खराब कर देगा। जिस दिन से आपने फरमान निकाला उसके बाद से लोग आप पे नजर रखने चालू कर दिए कि यूसुफ अबरानी कोई बड़ी शादी में जा रहा है, यूसुफ अबरानी बड़ी शादी में खाना खा रहा है। नहीं, मैं और यूसुफ अबरानी के करीबी जितने भी हैं, देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आजू बाजू काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी रिच लोग हैं, तो उनके वलीमे में जाता हूँ मैं, बाकी कभी नहीं जाता किधर भी। अभी देखो मुझे दावत है कतर की, मैं नहीं जाऊँगा, और मैंने कहा भी कि नहीं करना चाहिए। तो जो शादी कर रहा है उसने मुझसे कहा है कि यूसुफ भाई मैं शादी करा रहा हूँ मेरे बच्चे की कतर में, लेकिन 100 बच्चों को, गरीब बच्चों को आप शादी कराइए मेरे पैसे से। तो इस तरह मैं ये काम को भी करता हूँ। मुझे खुशी है कि कम से कम 100 बच्चों की शादी होगी नवंबर के बाद में, तो इनका मतलब एक भविष्य बन जाएगा ना इनका। बात करते हैं आपके एमएलए टर्म्स के। आप एमएलए वहाँ के थे कहाँ पर? ट्रॉम्बे। तो वो मानपुर इलाका उसी में आता था, शिवाजी नगर। आज मानपुर इलाका अबू हाशिम आज़मी 15 साल से है। अगर यूसुफ अबरानी आज अबू हाशिम आज़मी की जगह होते, 15 साल से जो है वो वहाँ के एमएलए रहते हैं, तो कितना बदलाव लाते हैं? सर मैं मंत्री होता, मैं कैबिनेट मंत्री होता और इलाके की शक्ल चेंज कर देता। लोगों को क्या फ़ायदा होता? बहुत, वहाँ के लोग तो आज भी बहुत खुश हैं मेरे से, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है, और वो ऐसे सब काम है कि लोग कभी भूलेंगे नहीं। तो इसका मतलब अबू हाशिम आज़मी ने काम नहीं किए? नहीं, वो किए होंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के हैं, वो मतलब रूलिंग पार्टी के नहीं है, तो इसलिए मतलब उनके पास मंत्री का पद नहीं है, तो वो जितना काम वो नहीं कर सकते जितना काम एक मंत्री कर सकता है। यही फ़र्क है, बाकी मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनसे अच्छा हूँ या वो मेरे से बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हैं यूसुफ भाई, अब बाद में लास्ट में आते हैं। पहले इसके बारे में आप इस्लाम जिम खाने पे आते। इस्लाम जिम खाने में आप बहुत देर, एक जगह थी, पेड़ था, वहाँ बैठे थे पेड़ के नीचे, कई आपकी मंडली हमेशा वहीं जमती थी, जगह भाई थे वहाँ पर। कैसे आप वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए? देखिए 1891 का जिम खाना है ये जी, मतलब कम से कम 131 साल हो गए। मैं जब था वहाँ एज अ मेंबर जाता था, तो मुझे एक बड़ा गुस्सा आता था कि इस्लाम जिम खाना में जुगाड़ लोग खेलते हैं। ठीक है, वो भी आपने मुहिम उठाई थी। तो मैंने कहा इस्लाम जिम खाना, इस्लाम का नाम और उसी के नीचे जुगाड़ खेलना, तो था कि अगर अल्लाह ने कभी ताकत दी तो ये पहले बंद कराऊंगा। एज अ नगर सेवक सोचता था कि जाके हंगामा करूं, तोड़ फोड़ करूं और बंद कराऊं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हुई कि कभी ये इलीगल काम है, मतलब पुलिस एक्शन होगा मुझ पर, तो इसलिए वो सब मतलब वैसा सब काम नहीं किया। लेकिन जब मुझे पोजीशन मिली प्रेसिडेंट की, तो मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वो कार्ड रूम बंद करा दिया मैंने जी। और जो जुगाड़ नहीं खेलना, उसके लिए हाई कोर्ट में भी गए थे, तो फिर अभी 3-4 पिटीशन पेंडिंग है हाई कोर्ट में, एक में भी ऑर्डर पास नहीं हुआ उनके फेवर में। अभी तो एक आपके वो ये भी आया फंक्शनिंग ऑफ ये सब मिसयूज ऑफ इस्लाम जिम खाने का, जो अभी फिलहाल पिटीशन चल रहा है। हाँ, मतलब एक पिटीशन ये भी है कि इलीगल काम हुआ है, जबकि कुछ इलीगल हुआ नहीं है। हमारे पास सी बोर्ड का सर्टिफिकेट है
कि नॉट अ सिंगल एक्शन इज पेंडिंग अगेंस्ट अस। जी तो वो गलत है। ठीक है, परेशान करने के लिए बहुत सारी पिटिशन हुई है, लेकिन हम लोग उसको लड़ते हैं। अच्छा, उनसे बात भी करते हैं हम लोग जो गए कोर्ट में कि भाई आपको अब आपके लिए कमरा तैयार है, आप आके बैठिए, एंजॉय कीजिए, आप ओल्ड एज के आदमी हो, आपको टीवी है, बैठना है, लेकिन कार्ड्स खेलने वाली बात मत करो, बाकी सब करो। जी। एक पिटिशन भी फाइल हुई थी हमारे फरीद भाई अमन कमेटी वाले ने। आपका जब आप पहली बार लड़ रहे थे, शायद पहली बार था वो, आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, याद है? नहीं, देखिए वो ज़का भाई के दौर में होता था कि काफ़ी केस थे। ज़का भाई 18 साल प्रेसिडेंट थे बगैर इलेक्शन के, तो उस पर वो पिटिशन थी। नहीं, पिटिशन वो थी, आप खड़े हो रहे थे और आपके सामने शायद वो कुछ खड़े हो रहे थे, तो नहीं, उन्होंने फॉर्म भरा था, बाद में विड्रॉ कर लिया। आपने डिस्क्वालीफाई किया था उसे? नहीं, वो तो मेंबर, आज भी मेंबर है, आज अच्छे रिलेशन, अच्छे दोस्ती है। वो आते हैं, उनको मेन लगा था क्रिकेट से, तो फरीद ने कभी केस नहीं किया, लेकिन कंप्लेंट करते थे वो जो जिमखाना का मिसयूज हो रहा था उसके ताल्लुक से। लेकिन अभी अच्छी दोस्ती है, अच्छा काम करते हैं वो क्रिकेट से। उनको भी आपने? हाँ, मतलब वो तो मेरे अच्छे दोस्तों में से वाहिद अली जो इनके बड़े भाई थे, हाँ। वो साथ में कॉलेज में थे। एक वाहिद अली साहब का भी कुछ इंसिडेंट हुआ था, मतलब आपने कुछ बोले थे उनके नहीं, सपोर्ट में कुछ ऐसी बात हुई थी? वाहिद अली साहब तो मतलब बहुत ही जेन्युइन आदमी थे। उन पे जो फायरिंग हुई थी तो उसके तो बहुत पुरानी बात है, उसको उसके वो टाइम पे तो नहीं, लेकिन जब भी मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पे कोई ज्यादती हुई, कोई जुल्म हुआ, तो सबसे पहला आदमी वो था जो बाहर निकलता था, अच्छा, आवाज उठाता था। तो उन्होंने इसको काशीराम को लेके आए बम्बई में। टाडा का जो कायदा था उसके खिलाफ वो मेन आदमी था, उन्होंने शुरू किया था। उसमें बाकी लोग जुड़े, अबू हाशिम आजमी वगैरह, फिर हम लोग भी जुड़े उस मूवमेंट में। मैंने एक बड़ा काम और जो जिससे काफ़ी नाम, शोहरत, इज्जत मिली, वो था बॉम्बे फिल्म। हाँ, पता है, एक फिल्म थी बॉम्बे, जिसमें आपने उसमें पॉलिटिकल एजेंडा बनाया कुछ? नहीं, उसमें क्या था कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बताया था कि जितने फसाद पिक्चर में दिखाए गए हैं, सब में ये दिखाया गया है कि जुल्म करने वाले, फसाद की शुरुआत करने वाले मुसलमान हैं। तो मैंने इस पे ऑब्जेक्शन लिया कि ये गलत है। जब भी जुल्म हम पर हुआ है, हमने डिफेंड ही किया अपने आप को, हमने कभी अटैक किया ही नहीं। और हमारा इतना प्यारा मजहब है कि उसमें पॉसिबल नहीं कि मुसलमान किसी पे अटैक करे प्लान करके, मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा मैंने कि ये पिक्चर को बैन करो, वरना बॉम्बे में फिर से माहौल खराब होगा। वहीं से आपका थोड़ा ग्राफ, वो एज ए कॉर्पोरेटर आपने किया था? एज ए कॉर्पोरेटर वही ग्राफ आपका जो ऐसा मुस्लिम लीडर बनते हुए? नहीं, बहुत ज़्यादा उसकी तो काफ़ी पब्लिसिटी हुई, काफ़ी पिक्चर बैन हुई ना। मेरे ऑब्जेक्शन को वैलिड माना गया, 7 ऑब्जेक्शन थे, उसमें 4-5 को वैलिड मान के वो 5 दिन काटे गए। वो टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री मनोज जोशी थे, जब बाला साहब ठाकरे भी हयात थे, तो वो सब सीन समझाया कि देखो ये गलत है, इससे तो नाराज़गी बढ़ेगी। देखिए आज भी प्रॉफिट फॉर ऑल का हमारा कैंपेन है ना। जी माशाल्लाह, बहुत उसका कैंपेन का मकसद ही है कि हिंदू मुस्लिम ये सब दोनों कौमों ने मिलकर आज़ादी हासिल की है। ये दोनों कौमें मिलकर इसको देश को आगे बढ़ा सकती है, तो इनके आपस में तनाव अच्छी बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम को साथ में जीना है, साथ में तरक्की करना है। और इतने बड़े देश में इतनी बड़ी माइनॉरिटी 18% 20% है, उनको पीछे रख के देश कैसे आगे बढ़ सकता है? तो बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं किसी भी पार्टी के, उनको चाहिए कि मुसलमानों की तरक्की के लिए वो बात करें, उनको आगे बढ़ाएं। उन पर जुल्म करना, उनके खिलाफ बात करना, घुसपैठिए हैं और मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, ये सब बात करना अच्छी बात नहीं है ना। आज के माहौल में कैसा लग रहा है आपको कि मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम जो वोट से कहाँ है? देखिए बड़ी मजबूरी है। किसी ने कल ही परसों कहा था कि रूलिंग पार्टी जुल्म करती है मुसलमानों पे, इसके लिए कि उनका वोट बढ़े, हिंदुओं का वोट बढ़े। और सेकुलर पार्टी मुसलमान को हेल्प इसलिए नहीं करती कि उसका वोट घटे, मतलब मुबीन भाई ने कहा, मुबीन भाई ने कहा ना, मैंने कल सुना उनका, बहुत अच्छी बात लगी बहुत अच्छी बात बोली मुबीन भाई कि अगर सेकुलर पार्टी मुसलमानों का साथ नहीं देगी। देखिए अभी आज देखिए यूबीटी, उदय साहब ठाकरे की पार्टी, आज उनकी जो सीट 9 सीट आई है ना, तो आप मान के चलिए कि 9 के 9 सीट के अंदर मुसलमानों का कंप्लीट वोट गया उनको। एग्जैक्टली 100% वोट गया है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी मुसलमानों पर अल्लाह नहीं करे कोई जुल्म हो, तो उनको भी आवाज उठानी चाहिए, ये उनको भी कहना चाहिए। आवाज उठा रहे हैं ना, करना चाहिए, उनका हक, वो हमारा हक है। जैसे वक्फ बिल में वो लोग कोई प्रेजेंट नहीं थे। नहीं, वो बात गलत है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि उस टाइम उदय ठाकरे दिल्ली में थे, तो वो लोग मिलने गए थे, लेकिन संजय जेना पाटिल और दो सर वक्फ बिल से आप डिफेंड कर रहे हो, वक्फ बिल से बढ़कर उनसे मिलना है? ऐसा नहीं। जिस दिन बिल प्रोड्यूस होता है ना हाउस के अंदर, उस दिन आर्ग्यूमेंट नहीं होती, बहस नहीं होती, वो खाली प्रोड्यूस होता है, हाथ में रखा जाता है, उसके बाद एक तारीख तय होती है, फिर डिस्कशन होता है। तो वो डिस्कशन में सब थे। और अरविंद सावंत साहब के बारे में इतना कहूँगा कि
जितनी मीटिंग हुई है वफ़ के ताल्लुक से जेपीसी की, उसमें हर जगह बड़ा ज़ोर से उन्होंने डिफेंड किया है। और हमने भी मतलब एडवोकेट रिजवान हज़रत मोइन मियाँ उन्होंने ये मुहिम शुरू की। तो जो जेपीसी के प्रेसिडेंट हैं वो खुद यहाँ आए थे, बम्बई आए थे, तो हज़रत मोइन मियाँ ने उनके सामने पूरा ये बात रखी और एडवोकेट रिजवान मर्चेंट ने पूरा ये अमेंडमेंट समझकर, जो प्रपोज अमेंडमेंट है उसको समझकर बड़ी अच्छी बहस की। मैंने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें बताई जो बहुत गलत है और जो कोई भी मतलब कोई कैसा भी सेंसिबल आदमी मानेगा नहीं इसको। सर मान लो कि 2 हिंदुओं को मुस्लिम वक्फ बोर्ड में डालना वो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है। तो भाई वक्फ बोर्ड जो है उसके रहते भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज बिल्डर्स लोग खा रहे हैं, बिल्डर्स लोग की तिजोरी, मुसलमानों को कोई फायदा नहीं। बहुत सही बात, मैंने यही बात अपनी स्पीच में की कि आप लोग को ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक बिल हमारे सामने आया जिससे हमारी आंखें खुल गई। और उससे ये कि आज तक पूरे हिंदुस्तान में वक्फ का कामकाज मुसलमानों के हाथ में ही है। हर वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान ही है। तो बेचने वाला मुसलमान, करप्शन करने वाला मुसलमान और ख़रीदने वाला मुसलमान, तो इसमें दूसरा कोई तो है ही नहीं। तो जो आज नुकसान हुआ है वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को, वो मुसलमानों से ही हुआ है। एग्जैक्टली मतलब टोटल करप्शन, क्योंकि वो किसी कोई और था ही नहीं ना। बिल्डर ही तिजोरी भर रहा है। जो रूलिंग पार्टी रूल में आती है वो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करती है, वो अपनी पार्टी के लोगों को अपॉइंट करती है। तो अगर वो मुसलमान है, उन्होंने करप्शन किया है या उन्होंने एनओसी इश्यू की है या उन्होंने प्रॉपर्टी को बेचने दिया है तो वो गुनहगार हैं, और जिन्होंने खरीदा है वो भी गुनहगार हैं। तो ये हम लोग किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो हज़रत मोइन मियाँ की मीटिंग में मैंने कहा कि हज़रत ये सब जिम्मेदारी हमारी थी, हमको ध्यान रखना था। हमारे जो बोर्ड के मेंबर्स थे जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनको इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था। और इंदिरा गांधी ने 1976 में पूरे हिंदुस्तान के सीएम को लिखा था कि अगर आपके पास कोई वक्फ प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट के पास या पुलिस के पास या किसी के पास, तो वापस करो वक्फ बोर्ड को। और अगर आप वापस नहीं कर सकते, आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, आपका एडमिशन ऑफिस वहाँ है, तो कम से कम आज का जो रेंट है वो भरो। तो हमारी आमदनी कम से कम 12,000 करोड़ होगी हर साल की। तो हमारा बच्चा पढ़ेगा उसी पैसे से, हमारे बच्चे की तालीम होगी, उसका रहना करना। मैं समझता हूँ आज तो कोई ऐसा वो ही नहीं कि वक्फ बोर्ड से लोग पैसे, वक्फ बोर्ड जो पैसे ले रही है वो गरीब बच्चों को पढ़ाए। नहीं, वो अभी तो देखिए क्या है कि अभी अगर ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ना, ये पूरा के पूरा गलत नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रोविज़न हमारे खिलाफ है। लेकिन अगर उस पर अगर अमेंडमेंट को सही अमेंड किया और ये हमारे हाथ में आया, मुसलमानों के हाथ में, और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहा, तो आज के बाद कोई वक्फ प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, कोई करप्शन होगा नहीं, पैसा वक्फ बोर्ड को आएगा। आपने भी कहा कि उद्धव ठाकरे आ गए थे तो आपने एक तरफ से साइड ले लिया। नहीं, ये फैक्चुअल बात है। मैं आज भी जितना वोकल मैं हूँ ना, इसके बारे में उतना वोकल कोई नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि जिस दिन बिल प्रोड्यूस होता है हाउस में, उस दिन आपका रहना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको जिस दिन बहस होती है ना, उस दिन आपका रहना जरूरी। मैं बताऊं, बहुत सारे बिल ऐसे ही पास हो गए बिना इंट्रोड्यूस किए हुए। ये भी अच्छी बात है। अगर ये बिल पास हो जाता और ये 9 लोग मौजूद नहीं रहते, ऐसा वो बिल जिस दिन डिबेट होता है उस दिन आकर आप नहीं रहे तो पास होता है। ये जब बिल प्रोड्यूस होता है ना, जब मेजोरिटी है। हाँ, लेकिन अभी देखिए ना, ये तारीफ कितने बिल ऐसे हो गए। देखिए बताओ, ये इलेक्शन जो हुआ इसमें जो 240 सीट आई है एनडीए की, उसकी वजह यह है, बीजेपी की, उसकी वजह यह है कि पहली बार एक पहला बिल है जिसके लिए जीपीसी बिठाएगी। जेपीसी इसके पहले कोई बिल में नहीं बिठाया गया। क्या रीजन हो सकता है? आप तो पॉलिटिकल माइंड है, वो चाहते तो डायरेक्ट ला सकते थे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं, कमजोर हो गए वो लोग, अभी उनकी ताकत नहीं है। अभी राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में पास कराना बिल को बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि नायडू जी की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है, वो भी एनडी में है, उनके पास भी काफी मुस्लिम वोट से आए, तो उनको भी अपने स्टेट में चेहरा दिखाना है लोगों को। तो ये वक्फ बिल जिस पोजीशन जैसा आया ना शक्ल में, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन उसमें अगर अमेंडमेंट सही हुए तो इस वक्फ बोर्ड अच्छा काम कर सकती है, वक्फ की प्रॉपर्टी बच सकती है। लेकिन शर्त यह है कि जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी खरीदी है और गलत पैसा कमाया है, उनको चाहिए कि प्रॉपर्टी वापस रिटर्न करे वक्फ को। कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अभी देखिए, अंबानी साहब की इतनी बड़ी बिल्डिंग ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी है, कम से कम इतने बड़े लोगों को शर्म आना चाहिए, प्रॉपर्टी वापस रिटर्न करना चाहिए ना। उनका कोई हक नहीं प्रॉपर्टी पे। वो भी, उसके बारे में भी जो हुआ, वो भी जिम्मेदारी उस टाइम के जो मुस्लिम लीडर्स थे उनकी जिम्मेदारी थी कि एनओसी इश्यू नहीं होना चाहिए थी ना। आज के दौर में इलेक्शन में पहले तो मुसलमान जिस जगह वोट देता था, आपके दौर में वो सरकार आ जाती थी, चाहे वो यूपी हो चाहे कहीं पर भी आपने देखा है।
आज वापस बीच में एक गैप हो गया 2014 से 2024 तक, एक बहुत बड़ा गैप हो गया जब मुस्लिम वोटों की कोई वैल्यू नहीं थी, वन साइड था। फिर 2024 का जो एमपी इलेक्शन आया था, वो दौर वापस आ गया कि मुसलमानों ने जहां वोट दी तख्ता पलट गया। इंशाल्लाह 400 से 240 हो गया। इंशाल्लाह अब हमेशा ऐसा रहेगा, ऐसा हमेशा रहेगा, क्योंकि आज मुसलमानों के अपने वोट की कीमत मालूम पड़ी कि तुम्हारे वोट देने से कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। 2024 में देख लिया, अभी 2024 के असेंबली में देखोगे कि मुसलमान जिस तरह वोट करेगा उससे मालूम होगा कि आज मुसलमान बहुत बेदार है, वो समझ रहा है कि मेरे वोट की कीमत क्या है। और हमारी मुहिम भी यही है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करो। आप घर बैठोगे, आप आराम करोगे, आप घूमने जाओगे। ड्रॉबैक भी हो ना, एक ड्रॉबैक भी हो गया। आप देखो बहराइच में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, हर जगह दंगे चालू हो गए, मस्जिदों पे पत्थर ज्यादा आना चालू हो गया। अगर मुसलमान एक साइड होता है तो उसका ड्रॉबैक भी आ रहा है। देखिए ऐसा है ना कि अगर एक मुझे हक है वोट देने का, जहाँ मेरी मर्जी पड़े वोट दूंगा। अगर उस वोट देने से कोई नाराज़ होता है, मुझ पर जुल्म करता है, तो उसमें मेरा कसूर क्या है? अगर यूपी में गवर्नमेंट बीजेपी की है और वो इलेक्शन होने वाले बाई इलेक्शन 10 सीट पे, उनको एक माहौल बनाना है, तो अगर ये उसलिए कर रहे हैं, अगर उसलिए करते होंगे तो वो जिम्मेदार हैं। गरीब मुसलमान पिस जा रहा है, मार खा रहा है, बेघर हो जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी है। और मैं अपने दोस्तों को कहता भी हूँ कि क़यामत तक ये माहौल रहेगा कि आपको जुल्म सहना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। मैं मेरे बच्चे के बच्चे ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह बचा जाए, किस तरह मतलब इंसाफ हो, किस तरह हम लोग आगे बढ़ के मतलब इसको जुल्म को रोकें। ये तो क़यामत तक रहेगा हमारे खिलाफ। अभी हमको, अगर हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं, हम एक्टिव हैं, हमको अपने वोट की कीमत मालूम है, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, तो आहिस्ते आहिस्ते शायद ये पोजीशन नहीं रहेगी। लेकिन हमको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, मरते दम तक। मुसलमान नेता जो है बहुत कमज़ोर नहीं लग रहा है आपको? क्योंकि नीतीश ने आके कुछ भी बोल के जा रहा है, यहाँ पर हिंदू के लिए हिंदू को वो बनते जा रहा है, आप शनाब बोली जा रही है। देखिए, रामगिरी महाराज है, फिर यसी नरसिंहानंद है। एक मुसलमान नेता को एकदम ओपनली आके क्यों नहीं बात करते? देखिए, एक बीमार जहन होता है ना, बीमार जहन, गंदगी होती है दिमाग में। तो ये राणे साहब हैं या बाकी जो इनके धर्म गुरु है, इनके जहन में एक बात बैठ गई है कि कुछ भी तरह नफरत का माहौल पैदा करो। नफरत का माहौल होगा तो हिंदू हमारी तरफ आएगा, अगर मुसलमानों पे जुल्म होगा तो हिंदू हमको वोट देगा। तो ये गलत फहमी इनको हो गई है। आज भी 95% हिंदू सेक्युलर है। वो जिस तरह राणे सोचता है उस तरह सोचते नहीं वो लोग। अगर ऐसा होता तो हमारा तो रहना बिल्कुल हराम हो जाता ना। लेकिन आज भी नॉन मुस्लिम्स इतने सारे हैं जो बहुत ही सेक्युलर हैं। आप देखिए, आपको काफ़ी मिसाल मिलेगी। क्या लगता है आपको, मुसलमान को सेक्युलर रहना चाहिए कि मुसलमान? नहीं, सेक्युलर रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि अपने ईमान की हिफाजत करते हुए, अपने मज़हब पे चलते हुए, अपने देश के बाकी जो कौम के भाई बहन हैं उनसे अच्छा रिलेशन डेवलप करके उनको ये बार बार बताना पड़ेगा कि देखो, हम आपके करीब आना चाहते हैं, हम आपको हमारी मोहब्बत का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप हमसे नफ़रत मत करो, हम पर जुल्म मत करो। आप किसी दाढ़ी वाले को देख के कोई गोली मारता है, किसी टोपी वाले को देख के कोई मार डालता है, तो ये सब माहौल देश के लिए अच्छा नहीं है। ये देश के लिए बहुत बुरा है। जो हमारे जिम्मेदार हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको देखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कौम को आप कितना टारगेट कर रहे हो, कितना परेशान करते हो। हम लोग गोश्त नहीं खा सकते, हमारी बच्ची पर्दा नहीं कर सकती, हम लोग मतलब अपने मज़हब का अच्छी तरह वो नहीं कर सकते, प्रीचिंग नहीं कर सकते। तो बहुत सारी मतलब बातें हमारे खिलाफ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट भी देख रही है, हाई कोर्ट भी देख रही है, देश का प्रधानमंत्री भी देख रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर खुद बात करेगा कि घुसपैठिए हैं या आपकी बेल छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो बताओ कि मैसेज क्या जाता है? तो हेट स्पीच के बारे में तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं होता। और हमारे एक आलिम हैं जिन्होंने, अगर मान लो कोई ऐसी ऑब्जेक्शनबल कही भी है कोई, जबकि हमारा मानना है कि उनका मतलब था ही नहीं, सलमान अजहरी साहब। हाँ, अजहरी साहब को, उनको 6-8 महीने से जेल में है और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये कौम का देखो ना, कौम का माहौल देखिए कि कौम भी एक दिन मौलाना के लिए जमा हुए, खूब मतलब वो किया, प्रोटेस्ट किया, आज भूल चुके हैं। आज मौलाना अकेले बेचारे जेल में, आज रिलीज हो गए इंशाल्लाह आज ही ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कौम का कोई लीडर आगे बढ़ता है तो पूरी कौम को साथ देना चाहिए उसका। आप आगे बढ़ा के पीछे से हट जाओगे ना तो आपको अच्छा लीडर मिलेगा नहीं, आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा। अब देखिए, मौलाना अजहरी साहब आएंगे तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मुझे मालूम है,
वो आने के बाद 8-9 महीने से ये नहीं थे, तो घर की परेशानी क्या मालूम नहीं। और कोर्ट ये कचहरी का कौम, खर्चा। तो हम लोग कितने बेहिस हैं कि हम लोग जाके उनसे घर मिलते भी नहीं उनसे कि जाके कुछ करें उनका। मौलाना मंसूर अली खान 40 साल मदनपुरा मस्जिद में, भारी मस्जिद में थे। आज उनके पास घर नहीं है, बच्चों के पास बगैर घर के बच्चे हैं। वो पूरी कौम मज़े कर रही है, बड़ी बड़ी शादियाँ, बड़े बड़े फंक्शन, बड़े बड़े इवेंट, करोड़ों का खर्चा। लेकिन ये आलिम, उनका हदिया 10,000 रुपया, उनकी फैमिली का घर नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। कितना हमारी जिम्मेदारी की बात नहीं करेंगे। मतलब वो बीजेपी क्या करी, आरएसएस क्या करी, उसने क्या करा, तुम क्या करते हो ये देखो ना। ऐसा भाई, आप 2024 में जो एमपी के इलेक्शन में खूब आपने इस्लाम जिम खाने को एक वो बना के वहाँ पर सबको बुला के एमवीए को वोट दो, चाहे वो उद्धव ठाकरे, मुसलमान उद्धव ठाकरे शिवसेना को इतना लाइक नहीं करता था, आपको पता है, मगर पूरे मोटिव आप लोग ने पूरा कंसंट्रेशन करा बीजेपी का भूत दिखा के, मोदी का भूत दिखा के कि भाई इनको वोट दो, इनको वोट दो, अपन एक जगह वोट देंगे। और आप कुछ हद तक बहुत कामयाब है। आपने एनजीओज को बुलाया, एडवोकेट्स मीटिंग की, आपने बहुत सारी चीज़ें की ये करने के लिए। मगर मेरा सवाल ये, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सवाल है मेरा इसमें सवाल ये उठता है कि जब बहुत सारे मैटर्स में अगर ये लोग जो है एमपी जो बन के आए हुए, जो ये हमारे मुस्लिम मुद्दे में कहीं आते नहीं। जैसा अभी आप ही देखिए कि कितने सारे मुद्दे आए। मैं आपको इतना चैलेंज करता हूं कि अगर जो भी मतलब यूबीटी के एमपीज हैं या कांग्रेस के एमपी या किसी सेक्युलर पार्टी के एमपी, अगर उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया, हमारे मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाए, तो ये उनका आखिरी होगा इलेक्शन। हमारा वोट है सामने है। ना ही सलमान, ना ही नीतीश राणे के खिलाफ कोई बोला, ना ही रामगिरी महाराज के खिलाफ बोला। आप कौन को क्या जवाब देते हो ये सब, जब उनके पास वोट देने मांगने जाते हैं? अभी भी आप वोट मांगने जाओगे तो अगर वो सवाल करे, सपोज मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में रहता हूँ, मैं तो बोलूंगा भाई आप किसको वोट देने बोल रहे हो, आप एमवीए को हम क्यों वोट दें? नहीं, अब जो मेरे सामने जो बातें हैं कि देखिए, मैं उदय साहब ठाकरे की बात करता हूँ। बिल्किस बानो के खिलाफ वाहिद आदमी था आफ्टर राहुल गांधी जिन्होंने कहा था कि वो मेरी बहन के बराबर है, मैं उसके हाथ से राखी बंधवाऊंगा, ये उदय ठाकरे। सीए का एनआरसी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें जब सब जगह पे जुल्म हुआ, महाराष्ट्र में एक भी आदमी को उसमें अरेस्ट नहीं किया गया और बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट हुआ। तो बहुत सारी लिखी थी, नहीं वो लिखी गई, बाद में विड्रॉ भी हुए ना, लेकिन यह है कि उनका साथ था हमको। और उदय ठाकरे एक सेक्युलर जहन के आदमी, ये साबित होता है उनकी बहुत सारे स्टेटमेंट पे। अभी इलेक्शन जीतने के बाद कहा था कि मुझे मुसलमान का वोट मिला, मुझे मराठी का वोट मिला, तो वो आदमी सेक्युलर है। लेकिन यह है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आगे काम नहीं करेंगे तो हम लोग छोड़ देंगे उनको, हम उनसे काम करवाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, इसका एग्जाम्पल है कि हज़रत मोइन मियां ने जब मीटिंग बुलाई बिलाल मस्जिद में, तो अरविंद सावंत दिल्ली से बॉम्बे आए, मीटिंग में आए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मैं खूब जमकर बोलूंगा। उन्होंने हमारे होने के बाद हुआ, नहीं कि लोग के एब्सेंस होने के बाद पूरा कौम सवाल करने लगी। मैं बताऊं, क्योंकि मैं लॉयर भी हूँ, मुझे प्रोसीजर मालूम है पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट में जब बिल पेश होता है ना, तुम्हारा वहाँ रहना ज़रूरी, वो टाइम पे नहीं है। तुम्हारा जब डिबेट होता है ना, जिस उसकी तारीख मिलती है ना कि फलां तारीख को एजेंडा आता है कि इसमें इसकी डिबेट होगी, तो उसमें हाज़िरी रहना ज़रूरी है। और ये बात उन्होंने भी कही और मैंने भी कही। और साथ में संजय दीना पाटिल को आपने टीवी पर देख सकते हो, ही वो सिटिंग देयर, पार्लियामेंट में वो बैठे थे उस टाइम। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इतने भी तो वो नहीं है गफलत में बात करने वाले, हम लोग देखते हैं कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। तो हमको यूबीटी से उम्मीद है। और शिंदे साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका साथ बीजेपी के साथ में है। हमारे अजित पवार साहब बीजेपी को साथ दे रहे हैं, उनके साथ में गवर्नमेंट है। तो हमारी वही नाराज़गी है कि आप सेक्युलर पार्टी के साथ में रहते तो हम आपका भी काम करते, लेकिन आपने साथ दिया है बीजेपी का। तो इसलिए एक कम्युनल पार्टी है एनडीए और एक सेक्युलर पार्टी इंडिया ब्लॉक, तो हम लोग इंडिया ब्लॉक के साथ में, एज अ कांग्रेसमैन ऑल्सो, एज अ मुस्लिम ऑल्सो। अजीत दादा पवार की बहुत मुस्लिम लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हम अजीत दादा पवार के साथ है, बीजेपी के साथ। बट अल्टीमेटली बीजेपी एंड अजीत दादा पवार एक ही गवर्नमेंट है। हाँ, तो जो बीजेपी की आइडियोलॉजी होगी वो अजीत पवार की आइडियोलॉजी है। देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे हमारे जो बहुत ही बड़े आलिम हैं सज्जाद नोमानी, उनका स्टेटमेंट ये है कि जो पार्टी बीजेपी के साथ में जा रही है ना, उसको बॉयकॉट करो, उसका साथ मत दो। फिर चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी भी क्यों नहीं हो, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन अगर साथ में बीजेपी है ना, तो उसको बॉयकॉट करो आप। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि शिंदे साहब की पार्टी को और अजित पवार की पार्टी को आप बॉयकॉट करो। नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेता वहाँ जा रहे हैं। अगर उनको बीजेपी में नहीं जाना है और शिवसेना में नहीं जाना है शिंदे साहब की, तो लोग चले जा रहे हैं अजीत दादा पवार की पार्टी जो सेक्युलर है। देखिए बताऊँ मैं, हर आदमी के अपने सोच, अपना जहन होता है ना, वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए अगर गया इधर उधर, तो उससे कौम जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कौम का फ़ायदे के लिए अगर गया है ना,
तो उसको कबूल करेंगे। आज हमारा मानना है कि कांग्रेस एक वाहिद सेक्युलर पार्टी है, और जो हमारी बाकी पार्टियां हैं, उदय साहब की पार्टी है और शरद पवार की पार्टी है, उसको भी हम लोग सेक्युलर मानते हैं क्योंकि उनका कंडक्ट ऐसा रहा है। समाजवादी पार्टी है, उसको हम लोग सेक्युलर मानते हैं क्योंकि यूपी के अंदर जो भी रिजल्ट आया है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर इतना अच्छा रिजल्ट आया है ना, उनको सेक्युलर मानते हैं। अभी नीतीश कुमार देखो चले गए वहाँ, तो वो उनको आप सेक्युलर नहीं बोल सकते, वो बीजेपी के साथ चले गए ना, तो अब उनसे हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। इस तरह मतलब अगर कोई इंडिविजुअल आदमी यहाँ से वहाँ जाता है अपने फ़ायदे के लिए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, उसको हरा दो ऐसे आपको भी आदमी तो को। ऑफर आए थे। मुझे तो अजित पवार साहब की पार्टी से भी फ़ोन आया था, सिंधे साहब की पार्टी से भी ऑफर आई थी, लेकिन मैंने कहा है कि मैं रहूँगा कांग्रेस में, चाहे बिलियर्ड्स टिकट- खेलते हुए आपको देखा गया है। हाँ, श्रीकांत सिंधे साहब इफ्तार पार्टी में आए थे, तो हम लोग साथ में थे वहाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ। मेरी जान पहचान मुलाकात तो हर पार्टी के लोगों से है। इवन हमारे मुख्यमंत्री 3 बार आए जिमखाना में, क्रिकेट मैच देखने आए थे, फंक्शंस में आए थे, प्रोग्राम में आए थे, मुझको जानते भी, मुझसे बात भी की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और रहूँगा, चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन काम करता रहूँगा। सवाल तो इस पर बहुत है, वक्त की कमी चल रही है क्योंकि इतना लंबा होते जा रहा है, और एक छोटे से 2-3 चीज़ें और जो है ख़त्म कर देंगे। एक बार एक हलाल शो कैंसिल हुआ था इस सुबह, आप हलाल शो कैंसिल कर दिया था आपने। मैंने नहीं, जो ऑब्जेक्शन हुआ था नहीं, इस्लाम जिमखाने में। नहीं, हलाल शो एक ब्लॉसम मीडिया करके है, एक संस्था है, उन्होंने किया था। मैंने सिर्फ परमिशन दी थी जिमखाना में करने की। वो ऑब्जेक्शन के बाद आपने उनको परमिशन वापस ले ली? उनको धमकिया है, आपने नहीं किया? नहीं, उनको धमकिया है, तो उन्होंने कैंसिल किया। तो मैंने लेटर भेज दो हमको। आपने कहा था कि जो एमआईएम से नेता आएगा उसको हम मारेंगे। नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा किसी को। मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ एमआईएम लड़ती है इलेक्शन, वहाँ थोड़े मुस्लिम वोट लेकर वो जीतने वाले उम्मीदवार को हराती है, तो ये अच्छा काम नहीं है। हाँ, जहाँ लगता है कि ये हमारी साख अच्छी है। ये कौन डिसाइड करेगा? नहीं, वो तो पार्टी के लोगों को। देखिए, मान लो कि हमारे ओवैसी साहब हैदराबाद से 8 सीट लड़ते हैं, वहाँ से तेलंगाना से, और यूपी में 70 लड़ेंगे, तो कॉमन सेंस की बात है कि वहाँ तुम जीतोगे नहीं, वहाँ तुम हरा दोगे। देखिए, मायावती का एग्जाम्पल देखिए, 17 सीट मायावती की वजह से हारी है इंडिया ब्लॉक। आज प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होता अगर 17 सीट हारते नहीं तो, क्योंकि 17 का फर्क पड़ता है ना, यहाँ से माइनस वहाँ प्लस, तो प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी होते। तो ये हमारा कहना है कि आप ऐसी जगह जाके इलेक्शन मत लड़ो जहाँ से सेक्युलर आदमी इलेक्शन हार जाए। तो इसलिए आपको हम लोग, मतलब लोग कहते हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है, हम लोग नहीं कहते, लोग कहते हैं। तो इससे क्या इंप्रेशन लोगों में होता है कि ये पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती है। अच्छा, जबकि ये बात सही नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, देखिए अभी हमारे फयाज अहमद जब पार्टी छोड़े तो ये इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि बीजेपी की बी टीम है। वो तो कांग्रेस में भी थे ना, तो आपकी कांग्रेस को तो छोड़ दिए थे उन्होंने पहले। हाँ, लेकिन मनो एमआईएम की बात चल रही ना, उनको छोड़ने पर उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया। तो ये तुम्हारे कंडक्ट से, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे एक्शन से मालूम पड़ता है कि तुम साथ सही हुआ गलत हुआ फयाज अहमद? नहीं, फयाज अहमद एक अच्छा आदमी, अच्छा लीडर है, साथ में नगर सेवक था मेरे, साथ में स्कूल कॉलेज में भी था मेरे, तो मैं जानता हूँ, अच्छा इंसान है वो। अभी बाइकल्ला से अगर कभी तुम्हारे सामने लड़े हुए तो देखेंगे इंशाल्लाह, जो अल्लाह जिसको इज्जत दे बाद में। लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है, वो बड़ी इज्जत करते मेरी। अगर उनको मालूम पड़ेगा कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर कांग्रेस ने मुझे टिकट दी तो शायद मेरा साथ देंगे वो। तो एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ये जो आपके जो एक लीडर है, जब हम बचपन से आज तक बड़े होते हुए देखे हैं कि यही 20-25 नेता हैं, यही मुसलमानों को डरा रहे हैं कि भाई इनको वोट मत दो। फिर इलेक्शन में ये खुद खड़े होते तो बोलते कि हम ये कर देंगे, जब इलेक्शन हारते तो फिर डराते हैं बीजेपी से। ये बहुत सी 20-25 नेता है कि मैं बताऊं, कौन घुमा रही है? मैं बताऊं, मैं कल की स्पीच में मैंने कहा कि लोग सामने बैठ के सुन रहे ना हमारी स्पीच, वो कंटाल गए सुन के, बोले हाला 20 साल से लोग कोई सुन रहे हैं, 25 साल से यही लोग हैं, नए लोगों को चांस क्यों नहीं दे रहे? इसलिए मैं स्टेज पे बैठा नहीं था। नए, अभी हमारे पास नए काफी यंगस्टर्स हैं, वो अच्छा काम नाम ले करते हैं। सकते हो आप? कोई नहीं, सब बहुत बहुत दूसरी सारे पार्टी हैं। की। नहीं, पार्टी के नहीं, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनसे बड़ी उम्मीद भी अच्छी है आगे। हमारा भी दौर तो खत्म होने वाला है आज नहीं कल। अभी जब तक ताकत है हाथों में, पाँव में, तो चल फिर रहे, घूम रहे, काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि मतलब ऐसे ही चलते फिरते ईमान लेके चले जाए ऊपर। इस्लाम जिमखाने को आपने एक पॉलिटिकल वो बना दिया, मैं तो समझता हूँ मांडवाली बादशाह बन गए उधर। मैं सवाल खत्म होने बहुत सारे आप वहाँ पर जो है पॉलिटिकल मसले, खुद के तो नहीं, दूसरे के भी मसले हैं। अगर किसी हस्बैंड वाइफ का सेटलमेंट कराना, किसी 2 बिजनेस पार्टनर को सेटल कराना, किसी 2 नाराज ग्रुप को एक साथ करना, अपोजिट ग्रुप को तो भी कोई एक करता है। मैं समझता हूँ। देखिए, मेरा मानना है, एक हदीस है कि तुम पूरा महीना रमज़ान में एहतिकाफ करो मस्जिद नबवी में, उससे बेहतर एक सुलह करा दो किसी का। तो मेरे पास हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स आते हैं,
अभी ठीक है, लोग इज्जत से आते हैं तो मैं उनको हेल्प करता हूँ, किसी को अपना काम आगे बढ़ाने का उसको हेल्प करता हूँ, कोई दो पार्टनर्स में डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करता हूँ, मैं उनकी मदद अपोजिट करता हूँ। पार्टी के लोगों को भी मिला ना। मैं इंसान की बात करता हूँ, वो किस पार्टी का उससे मतलब नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे नाम नहीं लेना है, मगर आप करते हो भाई नहीं, कि अगर कोई दूसरा पार्टी भी ऐसी हो। बहुत सारी बातें मेरे ताल्लुक से बोली जाती है, लेकिन वो सही थोड़ी होती है। सही होती है यूसुफ भाई, सही होती नहीं, है। हाँ, मैं अच्छा काम है तो करूँगा मैं। अगर आपका अल्लाह नहीं करे मेरा भी नाराज़गी हो तो मैं खुद आगे बढ़ के आऊँगा आपके पास, जी जी। माफ़ कर दो गलती हुई तो आप तो अच्छी बात है। सारे एनजीओज को आपने किया, आप बस किसको फंक्शन करना है बस वो यूसुफ अबरानी के पास चले जाते हैं और यूसुफ अबरानी हॉल प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं। और AMP ऑल इंडिया मुस्लिम प्रोफेशनल, उसका अमीर इदरीसी है, बहुत ही बेशक, लायक he's a और jewel। हाँ, तो वैसा आदमी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करेगा, उसमें साथ दिया तो मैं समझता हूँ कि मैं अपनी आखिरत सुधार रहा हूँ। बाद में आबिद ग्लोबल केयर अगर उसका साथ दिया, जो हमारे गरीब मुसलमानों को जेलों से छुड़ा सईद रहा है, खान साहब है। सईद खान साहब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ओरेटर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो इनके साथ में काम करने का मज़ा आता है। हमारी एक बच्ची है, कैलीग्राफी करती है, बराबर, उसको मैंने सपोर्ट किया, उसको हेल्प किया, तो वो एक इतना अच्छा आर्ट को लेके आगे बढ़ेगी तो मुझे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, इसलिए मैं करता हूँ। बाकी सबको फ्री देने वाला सवाल नहीं है। 95% फ्री का इन द सेंस हेल्प करना, 95% लोगों से पूरा पैसा लेता हूँ। खाली NGOs हैं उनको थोड़ा डिस्काउंट देता हूँ, ताकि वो एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आपने बहुत सारे दो फंक्शन हुए उनके। तो हमारी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी क्वालिफाइड बच्चियां, वो भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारे मज़हब में कहीं उनको कहा नहीं गया कि औरतें काम नहीं कर सकती, तो उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। एक इंसिडेंट याद आ गया अभी के अभी, अपने ही अदारा अंजुमन इस्लाम में क्या हुआ? अंजुमन इस्लाम में आपने आंदोलन किया था, देखिए, ज़हीर काजी के खिलाफ। नहीं, ज़हीर काजी, इसाक जिमखाना वाला मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो जब हयात थे ना, तो उस वक्त क्या होता कि भारतीय विद्यार्थी भवन उनसे उनका तालमेल हुआ था, तो ये तय हुआ था कि यहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे, वहाँ के बच्चे यहाँ आएंगे। तो हमने इस बात का ऑब्जेक्शन लिया कि भाई एक हमारा कल्चर अलग है, उनका कल्चर अलग है, हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे, उनके बच्चे यहाँ आएंगे, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उस टाइम उनको गवर्नर की ऑफ़र थी कि अगर तुम गवर्नर बनना है तो ये काम कराओ, तो उसको हमने अपोज किया था। तो फिर प्रोटेस्ट किया था, वो पूरे अंजुमन के ब्लैक बोर्ड को नहीं, मैंने जिमखाना वाला, तो पूरे अंजुमन के बोर्ड्स को हमने ब्लैक किया था, प्रोटेस्ट किया था, तोड़फोड़ की थी हम लोग ने वो टाइम पे, उनको प्रेशर लाने के लिए कि ये गलत काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने बोर्ड बदलने की बात की थी कि अंजुमन इस्लाम में बोर्ड बदल दिया जाए। वो लोग अपना बोर्ड लगाना चाहते थे, भारतीय विद्यार्थी भवन वाले, तो हमने वो रोका और बोला उनको भी कि वो अपना कल्चर संभाले, वो अपना जो इदारा है। मैं जो कह रहा हूँ वो अंजुमन इस्लाम के खिलाफ आपने अंजुमन के खिलाफ ही क्या था मैंने, और जिमखाना वाला थे वो टाइम पे, ज़हीर काजी नहीं थे, तो प्रोटेस्ट किया और उस एग्रीमेंट को हमने ख़त्म किया, और हमारे बच्चों को या उनके बच्चों को अलग अलग जो कल्चर है उसमें रहने के लिए हमने कहा कि ये करना चाहिए। तो उस टाइम हमको काफ़ी धमकियाँ भी आई, काफ़ी प्रेशर भी आया, लेकिन हमने विड्रॉ नहीं किया, लास्ट तक हम लोग करते रहे। जब ये सेटलमेंट हो गया कि अंजुमन अपना एक अलग इंस्टीट्यूशन रहेगा, वो अलग रहेगा, तब हम खामोश बैठे। अच्छा, जैसे मैंने सेटलमेंट की बात की थी, तो आपके घर पे भी बहुत सारे सेटलमेंट होते हैं। जैसे मैं आपको याद दिला दूं, हज़रत मोइन मियां, मेरा गली न्यूज़ 2014 में चालू होता था, एक स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, हज़रत मोइन मियां ने, कि कांग्रेस ऐसी जमात है, इनको वोट नहीं देना चाहिए। बाद में वो अहमद पटेल तक पहुँच गई थी बात, फिर आपके घर पर आके मिलिंद देवरा जी और वो हज़रत मोइन मियां को मनाए थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। हज़रत का जो छोटा सा एक वो था कि आज़ाद मैदान में जो डिस्प्यूट हुआ था, जो मोर्चा धरना हुआ था ना, उसके ताल्लुक से उन्होंने शायद, बाकी ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। हज़रत ने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान दिए नहीं। सर मैंने लिया, मुझे मालूम नहीं है। मतलब ये का पहला इंटरव्यू था हज़रत बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी है, और हज़रत बहुत गुस्से में थे, उन्होंने जो है बोल दिया था। नहीं, हज़रत बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो कभी सियासत में कभी ऐसा, उनके हर पार्टी के लोगों से उनके रिलेशन है, सब लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो वो कांग्रेस के खिलाफ या किसी के खिलाफ बोलने, उनका ऐसा नेचर नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही पीस पसंद आदमी है। वो चाहते हैं कि सब अच्छी तरह हो। उस टाइम की हमारी जानकारी कि उनको समझाने के लिए आप बहुत आगे थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अहमद पटेल से जो बात थी ना, वो यही था कि जो नुकसान हुआ था, जो क्लेम आया था, 3 करोड़ का क्लेम आया था जमातों पर, जिस जमातों ने ये धरना किया था आज़ाद ने, तो कम कराने के लिए, उसको ख़त्म कराने के लिए हज़रत ने बात की होंगे। बाकी हज़रत ने हमारी पार्टी के खिलाफ या किसी और पार्टी के खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं है। इसकी बात ले लो, सलाउद्दीन की बात ले लो, जब आम आदमी पार्टी छोड़ से वो खड़ा हो गया,
और नहीं वो क्या नागपाड़े पे एकदम जोश में वो कर दिया। और आपका खास दोस्त और आपका साथी और सलाउद्दीन टीनवाला मेरा अच्छा दोस्त है। जैसी हुआ रात को मिलिंद देवरा जी सब आपके घर पे आ गए। और सलाउद्दीन टीनवाला मेरा दोस्त है, थोड़ा खाली है, हाई ठीक है। तो उसको मनाने के लिए सब आपके घर पे आ गए थे। नहीं वो तो अब इसको तो डिनाई मत करो, मजाक तो ओपन है। वो एक मजाक की बात थी, उसको कुछ पार्टी के लोगों ने चढ़ाया था पार्टी के खिलाफ, रात को सब आ गए थे ना। हाँ, तो उसको बुला के सेटल कर लिया। वो तो ऐसे तो बहुत सारे मामले रोज होते रहते हैं। अच्छा, यूसुफ अबरानी का जो दौर था गुरुदास कामत के टाइम पे थोड़ा वजन था। आज महाराष्ट्र की जो कांग्रेस की सियासत है वो 3 लोगों पे घूम रही है, अमीन पटेल, वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख। यूसुफ भाई अपने को कहाँ देखते हैं? देखिए, ऐसा तो हर इंसान का दौर आता है, आज उनका दौर है, देखिए आगे क्या होता है इंशाल्लाह। उन्हीं से टिकट लेना पड़ रहा है आपको? नहीं उनसे टिकट नहीं, ये तीनों मेरे जूनियर हैं, उनसे टिकट हमने टिकट पार्टी से मांगी है। ये लोग कमेटी में हैं, ये लोग सही फैसला करेंगे कि भाई कौन है, क्योंकि उनको भी पार्टी को आगे बढ़ाना है। वो पार्टी के फेवर में बात करेंगे। उनको लगेगा कि भाई फला आदमी ज़्यादा लायक है तो उसको हेल्प करेंगे। उनका खुद का मफाद कुछ है ही नहीं ना इसके अंदर, आप उनको तो पार्टी बनानी है। आप एमएलए बनते हो, अगर आप जीत के आते हो तो क्या डेवलपमेंट करेंगे? वही राजनीति चलेगी कि कुछ डेवलपमेंट की बातें होगी? आपके एरिया में मच्छरों की इतनी प्रॉब्लम है, अपने एरिया में साउथ मुंबई में मैं इतना कह सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिला भाई कला में काम करने का तो 5 साल में वो काम करूँगा कि 50 साल तक लोग याद रखेंगे उसको। मैं उसी एरिया से, रईस शेख ने भी बहुत काम किया आपके एरिया से। अच्छा काम किया, लेकिन उनका एक हद थी, वो कॉर्पोरेटर थे, तो जितना एज एमएलए कर सकता है उतना कॉर्पोरेटर नहीं कर सकता। लेकिन वो काफ़ी ज़हीन है, होशियार आदमी है, मेहनती आदमी है, अच्छा काम किया। इंशाल्लाह उसी काम को हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको ख़त्म करते हैं और आखिरी सवाल आपके घर से रख के ख़त्म करते हैं। शहजाद अबरानी कैसा है आपका? बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार, दीनी, बहुत ही सुलझा हुआ, बहुत ही समझदार, बहुत ही लायक, बहुत ही फर्माबरदार। और मैं दुआ करता अल्लाह ताला उससे और अच्छे काम ले, कौम का काम, दीन का काम, और खुश रहे, हमेशा हेल्दी रहे। वो पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। नहीं, वो वो यूसुफ भाई की वजह से उसको सियासत में इंटरेस्ट नहीं है, जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक्सरसाइज में इंटरेस्ट नहीं है, नमाज पढ़ना है, उसको स्विमिंग में इंटरेस्ट नहीं है। माशाल्लाह नेक है, इबादत करता है। लेकिन मैं चाहता था कि इसकी एज का मैं था ना, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सॉन्ग्स गाना, मतलब बहुत कुछ करता था, मैं बहुत एक्टिव था। वो थोड़ा लेजी है। बेटियाँ माशाल्लाह दोनों प्यारी हैं, दोनों अपने घर में खुश हैं और दोनों काम करती हैं। एक फैशन डिज़ाइनर है, एक मेकअप आर्टिस्ट है, और टॉप लेवल पे काम। कभी टकराव होता है कि डैडी मेरे को ये पसंद है, ये नहीं, ज़्यादा पसंद? ये तो हर जगह होता है। मतलब वो लोग बच्चियाँ तो बहुत प्यारी है और कभी कुछ बोलती नहीं है। मैं उनको बढ़ते हुए देखा ही नहीं, मैंने उनको, वो पैदा हुए और इतने बड़े हो गए, उसके बाद देखा कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। मैं इतना बिजी था, इतना मसरूफ था, इतना मेरा बाहर करके बाहर जाना आना होता था ना। भाभी से कुछ अनबन कभी आपके अपीयरेंस को लेके, ऐसी आपके अफेयर्स को लेके कुछ ऐसी और 3 चाहिए मुझे, और ऐसी और 3 चाहिए बाकी है ना? ऐसी अच्छा, ऐसी चाहिए। अच्छा तो कभी ऐसा झगड़ा हुआ भाभी से इस बारे में? यार नहीं, तुम कभी नहीं। उसकी हिम्मत ही नहीं झगड़ा करने की। अच्छा, तो वो सुन रहे हैं भाभी? बच्चे लोग इसलिए तो बोल रहा हूँ, उसकी हिम्मत ही नहीं है। मैं सुना भाभी बहुत है घर के, सब चीज फैसले वही लेते हैं। हाँ, मतलब घर की तो मालिक वही है ना, क्योंकि ऐसा तो अपना मजहब भी कि औरतों का जो 4 दीवार है उनकी दुनिया है, सब उसके हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। कोई एक भाभी के साथ ऐसा रोमांटिक मोमेंट जब आपको ऐसा लगा कि मैं इसको अकेले लेके गया, कहीं लेके गए हो आप? अरे अकेले? शादी के बाद तो बहुत घूमे ना, तो साथ में वही थी, दूसरा कोई तो था ही नहीं। तो दूसरे कभी भाभी को शक हुआ किसी पे कि यार तुम अभी देखो ये सीधे हो जाओ, ऐसा कभी भाभी ने कहा? जिस फील्ड में मैं हूँ ना, उस फील्ड में ऐसा है कि मेरी वाइफ को कम से कम 500 फ़ोन आए होंगे कि यहाँ देखा, वहाँ देखा, ये देखा, वो झगड़ा कराने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए, तो होता था, शक पैदा करने के लिए। कोई तो कभी रात को खाना नहीं मिले गुस्से में भाभी? मैं 1981 से 1982 से मेरे पास 4 बॉडीगार्ड्स थे, गन लेके पूरा दिन सुबह से रात तक साथ में घूमते थे। तो मैं कुछ चाहूँ तो भी कैसा कर सकता हूँ? मतलब 24 आवर्स है ना मेरे पास, कम से कम 23 साल तो लगातार गनमैन से मेरे, वो 4 गनमैन, 3 गनमैन। तो ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कुछ करने का मौका नहीं मिला होगा भी तो आप बताओगे नहीं है। कैसा मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं ना। होता माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। मेरे को पता है, आप अगर गली न्यूज़ कभी अवार्ड देगी ना तो हमारा यंगेस्ट चाहने वाला गली न्यूज़ का वो आपका पता है।
क्या नाम है पूरा उसका? इसका नाम हमजा, हमजा। मोहम्मद हमजा। हमजा जो गली न्यूज़ की हर एक न्यूज़ देखता है और मुझे सजेस्ट करता है कि आप यूसुफ अबरानी से ये सवाल करो। नहीं, मैं बताऊं, उसने किसी लीडर से क्या कहा मालूम है कि मेरे अब्बा को टिकट दो कॉरपोरेशन की और मेरे को टिकट दो चीफ मिनिस्टर की। अच्छा, ऐसा खुद किया। और बहुत मतलब बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बच्चा है बहुत, और बहुत मिशीफियस है। वो आप पे जा रहा है। खाता बहुत है, सोता बहुत है। वो आप पे जा रहा है। मैं कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, बहुत फर्क है। मगर आप पे जा रहा है वो। हाँ, देखो अभी आगे क्या होता है। पॉलिटिक्स में आप पे जा रहा है। है। तो दोस्तों ये तो यूसुफ अबरानी जी, बातें तो बहुत सारी है। यूसुफ एक छोटा सा रॉकेट डाउन हो जाए, शहजाद या हमजा, दोनों में से किसको लाइक करते हैं? दोनों। यूसुफ अबू हाशिम आजमी के बनात वाला साहब, बनात वाला साहब, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी। राहुल या प्रियंका, राहुल गांधी, इंदिरा या राहुल गांधी। महाराष्ट्र में कौन आपको? महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन नाना पटोले इज अ वेरी गुड लीडर। अमीन पटेल, वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख, इन तीनों में से किसको लाइक करते? आज तीनों। आज तो करना पड़ेगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बैठने का, इतना वक्त देने का, बहुत बहुत शुक्रिया।